उनको बार बार पढ़ा करो, क्योंकि हर एक इंसान का एक वीक पॉइंट होता है। आप जानते हो जब आप लोग आज के जमाने में महाभारत रामायण कुछ देखे होंगे तो जितने भी राक्षस आज के दिन में पैदा हुए होंगे उनके कोई ना कोई वीक पॉइंट थे नहीं थे। तो ये एग्जाम में तुम्हारा राक्षस है ना, इसका भी कोई ना कोई वीक पॉइंट होगा। आप उन वीक पॉइंट्स को अगर मजबूत कर लोगे ना तो आप जीत जाओगे। ध्यान किस तरह हमें, जैसे मान लो कि इसके अंदर कई बार आता है कि अपन कई बार देखते हैं ना कि मूल बिंदु को लेकर, पैमाने को लेकर, तो ये जो मैं बातें बोलता हूं समझ आती नहीं आती? पक्का? चलो बढ़िया बात है। और कल राजस्थान जीके की क्लास पूरी पढ़ ली थी? अच्छे से पढ़ी थी या याद कर ली थी? चलो अब आ जाओ। देखो अभी अपन जो डिस्कस करेंगे, अपन अपकिरण के माप को लेकर डिस्कस करेंगे, अपकिरण को लेकर अपन बात करेंगे। तो टॉपिक्स में अपन बहुत सारी बातें अपन देख चुके थे कि अपकिरण के माप होते क्या है, बाउले ने इनके बारे में क्या कहा, इसके बारे में क्या कहावत है वो अपन देख चुके, इनको किन नामों से अपन जानते वो भी देख चुके। इसमें निरपेक्ष माप क्या होते हैं और निरपेक्ष माप कौन से होते हैं, सापेक्ष माप किसे कहते हैं और सापेक्ष माप कौन से होते हैं, किस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है वो अपन देखते हैं, किस तरह का प्रश्न एग्जाम में आया था। और उसके बाद रेंज को लेकर अपन देख चुके, रेंज क्या होती है। रेंज के बाद अपन उसके थ्योरी के जितने भी पॉइंट्स है वो सारे देख चुके थे। और आपका विस्तार गुणांक को लेकर यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को लेकर भी अपन देख चुके थे। और इसमें आपकी चाहे व्यक्तिगत श्रेणी हो, चाहे सतत श्रेणी हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब बातें अपन देख चुके थे। ओके, अब आ जाए अपने घर। आज अपन सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, अंतर चतुर्थक विस्तार, जिसको इंटर क्वार्टिलाइ रेंज IQR कहते हैं। ओके, इससे पहले आप लोग सब ओके हो, सारी बातें क्लियर, सबको सब कुछ याद हो गया अच्छे से, क्लियर सभी को? अब देखो इंटर क्वार्टिलाइ रेंज अपन बोलते हैं अंतर चतुर्थक विस्तार। अंतर चतुर्थक विस्तार की जब बात करते हैं, ये कहता है कि किसी भी समंक श्रेणी, समंक मतलब जो डाटा की सीरीज होती है, कि आपका उच्च चतुर्थक को अपन क्वार्टिलाइ थर्ड बोलते हैं और प्रथम चतुर्थक को हम निम्न चतुर्थक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न चतुर्थक। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उस अंतर को ही इंटर क्वार्टिलाइ रेंज कहते हैं। यानी कि तीसरे चतुर्थक को अपन क्या बोलते हैं? उच्च चतुर्थक। और पहले चतुर्थक को क्या बोलते हैं? निम्न चतुर्थक। और माध्यिका जो होती है वो बीच का चतुर्थक होती है। जो तीसरा चतुर्थक वो श्रेणी का कितना भाग करता है? 75। और जो प्रथम होता है वो 25 और माध्यिका करती है 50%। ये बात आप ध्यान रखना कि जो आपका चतुर्थक होता है वो श्रेणी को 4 बराबर भागों में बांटता है, लेकिन उसके मान कितने होते हैं? 3। 4 भागों में बांटेगा लेकिन मान आपके 3 होते हैं। ओके, माध्यिका श्रेणी को 2 भागों में बांटती है लेकिन मान कितना होता है? 1। ऑक्टल जो होता है वो श्रेणी को 8 भागों में बांटता है लेकिन मान कितने होते हैं? 7। डेसाइल जो होता है वो श्रेणी को 10 भागों में बांटता है लेकिन मान कितने होते हैं? परसेंटाइल श्रेणी को 100 भागों में बांटता है लेकिन मान कितने होते हैं? 99। ये आपको ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है। ऑक्टल के कितने मान होते हैं? 7। डिसाइल के कितने मान होते हैं? 9। परसेंटाइल के टोटल कितने मान होते हैं? 99। और भागों में कितने बांटती है? 100। ये ध्यान रखना, ये आपकी एक सीरीज होती है। इसका ये जो भाग होता है ये आपका प्रथम चतुर्थक होता है, ये भाग आपका दूसरा चतुर्थक जिसको हम माध्यिका कहते हैं, और ये भाग आपका तीसरा चतुर्थक जिसका हिस्सा कितना होता है? 75%। इसका कितना होता है? 25%। और ये कितना होता है आपका? 50%। ओके, तो इंटर क्वार्टिलाइ जो रेंज होती है वो आपके दोनों चतुर्थकों के बीच का अंतर होती है, दोनों चतुर्थकों के बीच का अंतर माना जाता है, उसको अपन इंटर क्वार्टिलाइ रेंज अपन कहते हैं। ओके, अगर अपन बात करें, जैसे कि आपको पता है कि प्रथम चतुर्थक कितना है? 30 है और तीसरा चतुर्थक कितना है? 90। तो आप बताइए इस क्वेश्चन में आप इंटर क्वार्टिलाइ रेंज निकाल सकते हो? Q3 माइनस आपका Q1 यानी 90 माइनस आपका 30 आ जाएगा, तो कितना आएगा? 60। ये आपको जाना, तो इंटर क्वार्टिलाइ रेंज की वैल्यू कितना आएगी? 60। ओके, अब सुनिए, जैसे कि आपको पता कि एक क्वेश्चन में इंटर क्वार्टिलाइ रेंज कितना है? 60 और तीसरा चतुर्थक कितना है? 70। निम्न चतुर्थ, आप सभी को पता कि इंटर क्वार्टिलाइ रेंज निकालते हैं उच्च चतुर्थक माइनस निम्न चतुर्थक। यहां पर इंटर क्वार्टिलाइ रेंज कितनी है? 60। तीसरा चतुर्थक कितना है? 70। ये हमें पूछा है, तो बताओ कितना जाएगा आपका? 10। तो आपका निम्न चतुर्थक कितना जाएगा? 10 यहां पर आ जाएगा। क्लियर सभी को? अब सुनिए, अब अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर आपका 2। पॉइंट नंबर 2 कि अंतर चतुर्थक विस्तार एक कौन सा माप होता है? निरपेक्ष माप होता है। निरपेक्ष का मतलब होता है एब्सोल्यूट मेजरमेंट, जिसको अपन कहते हैं, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं होती, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता।
अंतर चतुर्थक विस्तार एक निरपेक्ष माप है, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं होती, मतलब यहां पर किसी भी प्रकार का कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता। जबकि आप जानते हो तीसरा पॉइंट कि अंतर चतुर्थक विस्तार श्रेणी के दो मूल्यों पर आधारित होता है, परंतु ये दो मूल्य सीमांत मूल्य नहीं होते। मतलब ये ध्यान रखना कि इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है वो श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित ना होकर केवल दो मूल्यों पर आधारित होता है, जिसमें आपका उच्च चतुर्थक और निम्न चतुर्थक, और ये दोनों एक दूसरे का सीमांत मूल्य नहीं होता। सीमांत मूल्य का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना। जैसे कि आप जानते हो ये 0% होता है, ये 25% होता है, ये 50% होता है, ये 75% होता है, और ये आपका कितना होता है 100%। ये आपका कौन सा मान होता है पहला, और ये कौन सा होता है तीसरा। ओके, आप जानते हो इन दोनों पर आधारित होता है आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो दोनों का आपस में कोई सीमांत मूल्य नहीं, क्योंकि इसका सीमांत मूल्य कितना है 50 और इसका सीमांत मूल्य कितना है 100। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के सीमांत मूल्य नहीं होते, जिनको अपन मार्जिनल वैल्यू अपन कहते हैं। ठीक है, जब मैं तुमको 2 मिनट पढ़ने के लिए कहूंगा तुम लोग पे मुंह उठा के बोलोगे सर ये पॉइंट बता दो दोबारा, तो अभी सुन लो ध्यान से कि सीमांत मूल्य क्या होता है। सीमांत मूल्य का मतलब होता है अगला मूल्य। अपन जब पढ़ते हैं ना, जब आपको मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेरोजगारी, और बेरोजगारी में एक बेरोजगारी आती है जिसे अपन छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, जिसको अपन प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जिसको अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। और छिपी हुई बेरोजगारी की सीमांत उत्पादकता 0 होती है। सीमांत उत्पादकता का मतलब होता है कि जैसे कि अगर 2 लोग मिलकर खेत में 10 किलो गेहूं का उत्पादन करते हैं और 3 लोग मिलकर अगर मान लो 10 किलो का उत्पादन करते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा लोग के जुड़ जाने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका मतलब सीमांत मूल्य क्या है 0। अगर 2 लोग मिलकर अगर 10 वस्तुएं बनाते हैं और 3 लोग मिलकर अगर 12 वस्तुएं बनाते हैं, तो एक एक्स्ट्रा व्यक्ति के मिलने से सीमांत उत्पादन कितना हुआ 2 का। इसे बोलते हैं सीमांत मूल्य। ओके, मार्जिनल वैल्यू कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सीमांत मूल्य का मतलब कॉन्सेप्ट सीधा होता है कि इंटर क्वार्टाइल जो रेंज होती है वो श्रेणी के 2 मूल्यों पर आधारित होती है, जिसमें एक निम्न चतुर्थक होता है और एक उच्च चतुर्थक होता है। निम्न चतुर्थक श्रेणी का 25% हिस्सा कवर करता है और उच्च चतुर्थक श्रेणी का 75% हिस्सा कवर करता है, ध्यान रखना। ओके, और दोनों एक दूसरे के सीमांत नहीं होते, क्योंकि आप जान इसका सीमांत मूल्य कितना है 50 और इसका कितना है 100। ये दोनों आपस में सीमांत मूल्य नहीं होते। समझ सभी को? तो ये प्रश्न आप मेरे से पूछो, उससे पहले ही उस चीज को दफन कर दो कि दोबारा पूछने की जरूरत आपको ना पड़े। ओके सभी को? और इंटर क्वार्टाइल रेंज सापेक्ष माप है कि निरपेक्ष माप है? निरपेक्ष माप है। किसका? केंद्रीय प्रवृत्ति का या अपकिरण का? ध्यान रखना, स्टैटिक्स के 2 मान होते हैं। स्टैटिक्स के जो प्रथम माप होते हैं ना वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, और स्टैटिक्स के जो द्वितीय माप होते हैं वो अपकिरण के माप होते हैं, धारणा। और इन्हीं के आधार पर पूरी स्टैटिक्स चलती है। यानी समझ लो स्टैटिक्स के 2 ही चैप्टर होते हैं, एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है और एक अपकिरण का माप होता है। फिर इनके आधार पर सहसंबंध, कोरिलेशंस, रिग्रेशंस, काल श्रेणी वगैरह वो सब अलग होता है। बेसिकली मेजरमेंट 2 ही होते हैं। आप कभी दिमाग की तुम्हारी घंटी बजती नहीं बजती अलग बात है, बजी यानी बड़ी भगवान मालिक है। जब भी आप देखना, जब भी सांख्यिकी का क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम होता है, वहां पर आता है सांख्यिकी। जब भी कभी मान लो कि जैसे कोई मान लो किसी एग्जाम मान लो ग्रेड फर्स्ट हो गया या एलडीसी हो गई, और वहां मैथ्स का सिलेबस दे रखा पूरा, परसेंटेज डिस्काउंट ब्याज सब, और नीचे लास्ट है सांख्यिकी एक परिचय। तो अब वहां पर क्या होता है कि बहुत से कोचिंगों में क्या होता है कि कोई टीचर आता है और वो सांख्यिकी में सब कुछ सब पढ़ा देता है, मतलब उसको जचे वचे सब वो केंद्र प्रवृत्ति का अपकिरण का और आराम से 100 घंटे में स्टैटिक कराता है। उस गधे को है ना बेसिकली एक ही चैप्टर पढ़ाना चाहिए, केंद्र प्रवृत्ति के माप। जब स्टैटिक एक परिचय आ जाए ना, तो एक तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप पढ़ाना चाहिए और एक अपकिरण का माप, वो भी सिंपल सा, जिसमें मेन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन पढ़ाना चाहिए, तब तो टीचर होता है। लेकिन कोचिंग में क्या होता है, आराम से 100-200 पेज भरा देते, ये 2 चैप्टर पढ़ाते और फिर कहते हैं कि हमारा सारा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। तो आएगा जाएगा कहां से, बचाते बेसिकली, क्योंकि स्टैटिक्स में 2 ही चैप्टर होते हैं, स्टैटिक्स होती ही नहीं। स्टैटिक 2 कोडिंग तो चैप्टर को लेना को देना। ओके, ये 2 चैप्टर कंप्लीट है, उसका सारे स्टैटिक, क्योंकि इन्हीं के बेस पर सब कुछ चलता है, इन्हीं के बेस पर। तो स्टैटिक्स का जो प्रथम माप होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, और जो द्वितीय माप होते हैं वो अपकिरण के माप होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना दो, ठीक है? अब सुनो, अंतर चतुर्थक विस्तार और परास से बेस्ट होता है, क्योंकि अंतर चतुर्थक विस्तार पर सीमांत पदों और चरम मूल्यों का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए अगर कोई पूछे
कि इंटर क्वार्टलाई रेंज और रेंज में से सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है? इंटर क्वार्टलाई रेंज अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब अपन आगे पढ़ेंगे तो जब आपको, जैसे अपन ने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़े, मीन मीडियम मोड में संबंध पढ़ा, जैसे अपन अपकिरण के माप पूरे चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तो अपन क्वार्टलाई डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में क्या पढ़ेंगे? संबंध पढ़ेंगे। इसका मतलब रेंज इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता। ओके, तो अपन इंटर क्वार्टलाई जो रेंज होता है वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, रेंज से अच्छा होता है, क्योंकि सीमांत और चरम मूल्यों का इस पर कोई प्रभाव वगैरह नहीं पड़ता। इंटर क्वार्टलाई रेंज श्रेणी के मध्य के आधे भाग का विस्तार करता है, मध्य के आधे भाग का विस्तार, जिसमें अगर बात करें तो 50% मूल्यों का समावेश होता है, क्योंकि ये प्रथम चतुर्थक होता है और ये आपका तीसरा चतुर्थक, इन दोनों के बीच का जो मान होता है कितना परसेंट होता है? 50% मूल्यों का समावेश करने का कार्य करता है। इंटर क्वार्टलाई रेंज अपकिरण का असंतोषजनक माप है, जिसका बीजीय विवेचन संभव नहीं होता, मतलब आप इसमें पदों का योग ज्ञात नहीं कर सकते, केवल पदों का योग। पदों का योग तो आप विस्तार में भी नहीं कर सकते थे और पदों का योग तो आप यहां पर भी नहीं कर सकते, मतलब कि इनका बीजीय विवेचन किसी भी कंडीशन में संभव नहीं होता, ये धारणा। ये तो इसके थ्योरी के पॉइंट। और इंटर क्वार्टलाई रेंज निकालने का ये आपका सूत्र होता है। अब इस सूत्र की पालना तभी की जाएगी जब आपको प्रथम चतुर्थक और दूसरा तीसरा चतुर्थक निकालना आना चाहिए। अगर ये आपको आता है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और बाकी प्रॉब्लम। ओके, अब सुनो, अब आने वाले आधे घंटे 1 घंटे तक अपन जो भी बकवासबाजी करने वाले हैं, सुना ध्यान से, वो बहुत इजी रहेगी अगर आपने माध्यिका ढंग से पढ़ रखी है तो, अन्यथा फिर थोड़ी बहुत तकलीफ आपको आएगी। ये समझो माध्यिका का थोड़ा बहुत रिवीजन होगा। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे कि अगर मान लो 8 लिखो, 6 लिखो, 10 लिखो, 12 लिखो और यहां पर आपका 9 लिखो। ओके, ये आपके सामने 5 संख्या मैं लिख लेता हूं, 5 संख्या मैंने यहां पर लिख ली। ओके ओके, इन 5 संख्याओं की माध्यिका निकालनी है तो आप संख्याओं को पहले तमीज से बिठाओगे, 6, 8, 9, 10 और 12। आप जानते हो माध्यिका निकालने तो आप जानते हो n+1/2, तो 6 + 1 6 नहीं 5, 5 + 1/2, तो तीसरा पद, तो माध्यिका कितनी आएगी? 9। मानते हो या नहीं मानते? माध्यिका 9 आ जाएगी। माध्यिका है तो कितने का भाग लगाया? 2 का। अगर चतुर्थक हो तो 4 का, क्योंकि माध्यिका श्रेणी को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। अरे माध्यिका कितने भाग होती है? 2 भागों में। और चतुर्थक कितने भागों में? 4 भागों में। फर्क इतना ही है। तो बस अगर आपको यहां पर चतुर्थक, पहला चतुर्थक ना, तो n+1 आपका 4। अगर तीसरा चतुर्थक निकालना है तो 3n+1 आपका 4। ओके, अच्छा, आप जानते हो माध्यिका का मतलब दूसरा चतुर्थक होता है या नहीं होता? माध्यिका मतलब दूसरा चतुर्थक, तो इसको अगर ऐसे लिखो 2n+1/4, तो क्या गलत है? क्या कोई नहीं है, बस 2 से 2 कटा, ये 2 बच गया, फॉर्मूला आपका वो का वो बन गया। क्लियर सभी को? आए बात से आता है? तो माध्यिका एक तरह से दूसरा चतुर्थक होता है। ओके, क्लियर सभी को? अब सुनो, अब यहां पर n+1, तो n कितना है? 5 + 1/4 6, तो आ जाएगा आपका 1.5। 1.5 हो जाएगा, कितना होगा? ठीक है, 6 बजे आ गया, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, 1.5 मतलब कि 1.5 का मतलब है, सुना समझने कोशिश करना, तो पहली संख्या तो पूरी पूरी, पहला पद पूरा पूरा। 1.5 का मतलब है पहला संख्या, वो हो सकता है कि, अच्छा, वो 1.5 भी आ सकता है, 1.25 भी आ सकता है और 1.75 भी आ सकता है। यही आएंगे, या तो 0.25 आएगा, या 0.75 आएगा, या पॉइंट कुछ आएगा, ये आएगा। इसके अलावा तो आने से किसी, अगर बात करें व्यक्तिगत की बात करें तो ओके, तो पहली संख्या पूरी पूरी, ओके, प्लस 0.50, क्योंकि यहां पर 0.50 है। अगर यहां पर 0.25 होता तो 0.25 और 0.75 होता 0.75। ओके, दूसरी और पहली संख्या का अंतर, दोनों का अंतर कितना है? 2 आ गया, तो 2 का आधा कितना हुआ? 1, और ये कितना होगा? 7। तो बताओ प्रथम चतुर्थक का मान कितना जाएगा? 7। आई बात समझे? अब सुनो, अगर मेरे को तीसरा चतुर्थक निकालना होता तो 3 6 + 1/4 7 या 21, ये आ गया 4, तो आ गया आपका कितना? 5.25। ये आएगा 5.25। और हाँ या ना? इसका मतलब पांचवी संख्या पूरी पूरी, पांचवी संख्या पूरी पूरी, प्लस, अरे बोलो प्लस है 0.25, उसके बाद छठी और पांचवी का अंतर, तो 10 माइनस आ जाएगा कितना? 12, तो ये 2 का 2 का कितना देख लो कितना आएगा? 2 का 0.50 होगा, 10.5, ये लो 10.5। तो पहले चतुर्थक का मान कितना आया? 7,
और तीसरा चतुर्थक 10.5। अब बताओ दोनों में इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल सकते हो, Q3 माइनस Q1 तो आ जाएगा आपका 10.5 माइनस 7 तो 3.5, ये आपके सामने आ जाएगा। इस प्रकार से इंटर क्वार्टाइल रेंज की कैलकुलेशन अपन यहां पर कर सकते हैं। सभी को क्लियर? सभी को अब देखो आगे क्लियर। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस आप जानते हो चतुर्थक श्रेणी को कितने भागों में बांटता है? 4, लेकिन मान कितने होता है? 3। पहला चतुर्थक श्रेणी का कितना परसेंट होता है? 25%। दूसरा चतुर्थक श्रेणी की माध्यिका होती है और तीसरा चतुर्थ श्रेणी का 75% हिस्सा कवर करता है। डेट्स ऑल। समझ है सभी को? और हाँ या ना? क्लियर सभी को? अब सुनो, मैंने क्या कहा कि अगर व्यक्तिगत श्रेणी में इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है तो सर्वप्रथम श्रेणी को असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में दर्शाएंगे। माध्यिका में भी तो ऐसे करते थे। अरे करते थे या नहीं करते थे? माध्यिका में भी यही करते थे। उसके बाद निम्न सूत्र की सहायता से चतुर्थक ज्ञात करेंगे, जैसे कि पहले चतुर्थक का फॉर्मूला ये होता है और तीसरे चतुर्थक का फॉर्मूला ये होता है। आप जानते हो दूसरा चतुर्थक किसके बराबर होता है? माध्यिका के। तो इसका सूत्र आपका ये हो जाएगा 2n + 1/4। ये कटाइए तो n + 1/2। ये किसका सूत्र है? माध्यिका। बात वही आती घूम फिर के। क्लियर सभी को? और आप जानते हो यहां पर अब देखो निम्न संख्याओं की सहायता से, अब आप लोग एक बार बुक में संख्या बता दो मेरे को। बुक में संख्या बतानी, आंसर कोई नहीं बताएगा। फटाफट तमीज से बोलो। 10, 20, 30, 15, 45, 40, 100, 80, 70, 60 हो गया। अब सुनो, अब इस क्वेश्चन को अब आप बुक में देखिए, आराम से समझने को ना। अब सुनो, इस प्रश्न में अपने को प्रथम चतुर्थक, दूसरा चतुर्थक और तीसरा चतुर्थक अपने को निकालना है। क्लियर सभी को? सब ओके हो? पहला काम संख्याओं को तमीज से बिठाएं। ओके, पहले संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, हमारे पास 10 संख्या है। तो अगर मैं सीरियल नंबर यहां पर लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, समझने की कोशिश करना आप लोग। इन पर आपको वैल्यू रखो तो आरोही क्रम में रख ले अपन को। बताओ सबसे छोटी संख्या कितनी है? 10। उसके बाद 15 पे तमीज से बोलो ना। 15 20 30 40 45 60 70 80 100। ओके, अब सुनो, अब मेरे को यहां पर आपके सामने पहला चतुर्थक, अगर मेरे को प्रथम चतुर्थक निकालना है तो बताओ कैसे? n + 1/4 तो 10 + 1/4 11 तो आ जाएगा आपका 2.75। बताओ आएगा नहीं आएगा? ये इस लाइन का मतलब है दूसरा पद पूरा पूरा, तो दूसरा पद आपका पूरा पूरा प्लस आपका 0.75 तीसरे और दूसरे का अंतर, तो 20 - 15 5 हो गया। तो 5 का 0.75 होता है 3.75 समथिंग। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 18.75। ये कौन सा चतुर्थक निकल के आया? प्रथम चतुर्थक। ये पहले चतुर्थक का मान निकल कर आ गया। क्लियर सभी को यहां तक? अरे हाँ या ना? श्योर सभी को? श्योर ना सभी को? क्लियर? अब सुनो, अब मान लो मेरे को यहां पर आपके सामने अगर मैं कहूं कि मेरे को यहां पर तीसरा चतुर्थक निकालना, फॉर्मूला क्या होगा? 3n + 1 आपका 4 तो 3 आ जाएगा 10 + 1 में आपका 4 33 में आपका 4 तो 8.25। इस लाइन का मतलब क्या होगा? 8वां पद पूरा पूरा, ये लो 70 प्लस 0.25। ओके, आ जाएगा कितना दोनों में अंतर? तो 80 - 70 तो कितना होगा? 10। तो 10 का पॉइंट तो आ जाएगा 72.5। अब बताओ, अपने पास पहला चतुर्थक भी है और अपने पास तीसरा चतुर्थक भी है, दोनों मान निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? अरे आप इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल सकते हो ना, यानी 72.5 में से 18.75 हटाना। क्लियर सभी को? अरे क्लियर ना सभी को? माध्यिका में भी अपन ऐसा ही करते थे, जरा आप लोड मतलब माध्यिका में यही होता था। देखो कैसे खेल, देखो माध्यिका में आप क्या करते थे कि माध्यिका ऐसे निकालते थे, n + 1/2 करते थे। तो 10 + 1/2 करते 5.5 आया। तो इसका मतलब पांचवी संख्या पूरी पूरी, अरे पांचवी संख्या पूरी 0.50 और ये आ जाएगा इन दोनों का अंतर, तो 45 - 40 तो कितना 2.5 तो 42.5। ओके, वैसे भी इन दोनों का बीच का टोटल कितना होता है? 42.5 आता है। बस ये कि माध्यिका में बीच होती है इसलिए ज्यादा दिमाग लगाते नहीं, बाकी तरीका यही, कॉन्सेप्ट यही होता है। क्लियर सभी को? और हाँ या ना? क्लियर? तो ये चतुर्थक निकालने का तरीका होता है। आप बताओ निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते?
अरे निकाल सकते हो क्या? तो माध्यिका अगर निकालना आपको आती है तो चतुर्थक निकालने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? अब इसी बात पर इसी क्वेश्चंस को आप लोग अपनी रफ कॉपी में बिना देख के करो और फिर बुक में से मैच कर लेना कि सही निकाला कि गलत निकाला। आराम से बोल के, अभी घर की बात है, देख लेना, अच्छे से समझ लेना। पहले आप रफ कॉपी में सोल्व करो, फिर बुक में चेक करना कि सही है गलत है। ठीक है, करो फटाफट। एक तो कई बच्चे देखो ऑनलाइन ऑफलाइन कई बार बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट करते रहते हैं। देखो हर चीज का कमेंट में जवाब अपन दे नहीं पाते। मैं एक ही बात कहता हूं आप लोगों को कि आप सभी लोग सिलेक्शन के लिए पढ़ते हो ना, तो आप लोग है ना क्लास में रहा करो और जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए ना उसको सुन लिया करो बस। ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन में आप लोग सब घर बैठ के पढ़ रहे हो, पता नहीं राजस्थान के किस कोने में कौन से जिले से आप पढ़ रहे होंगे, बट आप रेगुलर क्लास में रहोगे ना। और तय कहूंगा कि सेल्फ स्टडी मत करो, मत करो, मत करो बस। दुनिया कहती है सेल्फ आप मत करो, क्लास में आ जाएगा बस चुपचाप बस। बाकी मेरी जिम्मेदारी है तुमको पास कराने की, और जो भी पढ़ाया जाए उसको बोल दिया करो ये समझ में आ गया, ये नहीं आया दोबारा बता दो, इसको और समझा दो। साथ के साथ आप भी प्रैक्टिस करो और मैं भी प्रैक्टिस करो, खत्म बात। इतनी सिर्फ पढ़ना है, कोई पढ़ाई को जरा इतनी जरा टिपिकल थोड़ी पढ़ाई जितना आप समझ रहे हो। ठीक है, क्लियर सभी को यहां तक? सबको आगे समझ है? अरे भाई चेक कर लिया क्या? अब आप सब लोग देखो मैंने सोल्व कर ही दिया, अब आप लोग एक बार बुक में चेक कर लो कि आपने जो किया वो सही किया गलत किया। क्योंकि जो बुक है वही आपकी पीडीएफ है, वही आपके नोट्स है। आपको ना तो नोट्स बनाने की जरूरत है ना पीडीएफ की जरूरत है। रफ कॉपी साथ रखो, प्रैक्टिस करो, बुक से मैच करो, कोई नहीं है तो पूछो, बस इतनी सी पढ़ाई आपको करनी है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको है ही नहीं, क्यों टेंशन लेना ज्यादा छोटे इतने छोटे से कोर्स के लिए। क्लियर सभी को? चले आगे। अरे हो गया क्या सबको आगे? चलो कोई बात नहीं, ये वही क्वेश्चन था क्या? नहीं, ये अगला क्वेश्चन है। अब अपनी रफ कॉपी निकालो आराम से और इस क्वेश्चन को करके दिखाओ फटाफट सब लोग। और जो नहीं पूछेगा वो पीछे रहेगा, बाकी पूछ लेना पहले। अब इसको कर सकते हो ना क्वेश्चन को? ध्यान, बुक में कोई नहीं देखेगा, ज्यादा जगह गलत होगा हो जाने दो। बुक से नहीं, पहले अच्छे से चेक करो, प्रश्न को पढ़ो, देखो। इसमें आपका प्रथम चतुर्थक, दूसरा चतुर्थक सब कुछ पूछा, सारे निकाल डालो।
हो गया, चलो करो। हो गया, चेक करो। चलो, ये कहना चाह रहा है कि निम्न संख्याओं से माध्यिका प्रथम चतुर्थक तीसरा चतुर्थ निकाला। पहले देखो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या है अपने पास 12। इसका तात्पर्य कि जब भी अपने को इस प्रकार की बात अपने को करनी है तो सबसे पहला काम हमें आता है कि सबसे पहले संख्याओं को असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी है आरोही अवरोही क्रम में आपको बिठाना पड़ेगा। हमें इस क्वेश्चन में पहले सबसे पहले संख्याओं को लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें 10 है, कितनी है 10। उसके बाद कितनी है 15, 15 के बाद कितनी है 18, 18 के बाद कितनी है 20 है, 20 के बाद कितनी है 20। ओके, कभी बार कुछ गधे ऐसे होते पूछते कि सर 20 ये लिखे कि वो लिखे, मतलब ऐसा पूछ लेते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप की बीमारी होती है। तो आप में से भी है क्या कोई ऐसा कि सर पहले कौन सा 20 लिखे, ये 20 लिखे कि वो 20 लिखे? ठीक है, आगे तो यहां पर आ जाएगा कौन सा 22 आ जाएगा। उसके बाद अगली संख्या कौन सी 25 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 40 45 55 60। ओके, ये हमने संख्याओं को लिख दिया। ओके, हमें पता है कि प्रथम चतुर्थक का मान निकालना तो आप जानते हो n प्लस 1/4 होता है और ये 12 प्लस 1 बटे में कितनी होती है 4 होती है। तो 13 बटे में 4 करेंगे तो ये आएगा आपका 3.25। ओके, 3.25 आएगा। मतलब कि यहां पर तीसरी संख्या आपकी पूरी रहेगी, कितनी 18 प्लस आपका 0.25 रहेगा और इन दोनों का डिफरेंस है 20 माइनस 18 तो 2 हो गया, 2 का आधा 0.50 होता है तो ये आ जाएगा आपका 18.50। बताओ ये बात आपकी समझ में आई या नहीं, यस या नो? क्लियर सभी को? आगे हमें पता है कि दूसरे चतुर्थक का मान निकाल, तीसरा चतुर्थक होता है आपका 3n प्लस 1 अपॉन आपका 4 होता है तो ये 3 हो जाएगा आपका 12 प्लस 1 बटे में आपका तो हो जाएगा 39 बटे में 4 करेंगे तो 9.37 9.37। अब यहाँ पर 9.37 की बात करेंगे तो नौवीं संख्या पूरी, तो नवी संख्या कितनी है 40, पॉइंट आपका 75, पॉइंट 75 हो जाएगा और ये दोनों का डिफरेंस रहेगा आपका कितना, अब सुनो, तो 45 माइनस आपका 40 होगा तो 5 हो गया तो कितना जाएगा अपना, तो यह आएगा आपका 43.75। ओके, ये लो भाई साहब आपके सामने। अब देखो पहला चतुर्थक और तीसरा चतुर्थक दोनों का अंतर इंटर क्वार्टलाई रेंज हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि बताओ इंटर क्वार्टलाई रेंज कैसे निकालते, तो क्यों 3 माइनस आपका Q1 आ जाएगा तो यह आएगा 43.75 माइनस 18 पॉइंट आपका 50 आ जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, आज जो भी आएगा तुम्हारे पास आएगा। ठीक है, रख लेना अपने पास। ओके, आगे अब माध्यिका निकाले तो आप जानते हो 12 संख्याओं की माध्यिका 6.5 होती है, मतलब 6 और 7 के बीच में, तो दोनों के बीच में आप जानते हो कितना था 47 का 23.5। ये लो आंसर माध्यिका हो जाएगी। तो ऐसे अपन कैलकुलेशन कर सकते या नहीं कर सकते? श्रेणी कौन सी, व्यक्तिगत खंडित सतत है, व्यक्तिगत श्रेणी। काम क्या करना, पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, फिर संख्याओं को लिखकर अपने सूत्र लगाना, कहीं कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। चलो इसी बात पे इस क्वेश्चन को करके दिखाओ फटाफट बिना देखे। आपको इस क्वेश्चन में इंट कहां गया, आ गया भाई, कहां गया? हाँ, इस क्वेश्चन में आपको इंटर क्वार्टलाई रेंज निकालना है तो करके दिखाओ सब। और इंटर क्वार्टलाई रेंज निकालने के लिए पहले आपको दोनों चतुर्थकों की वैल्यू निकालनी है, प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक, यानी निम्न और उच्च चतुर्थक की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। कर सकते हो? करो। अरे रफ कॉपी निकाल के करो ना आप लोग, रफ कॉपी करके मैं फिर करो। आप लोग ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत बनने की कोशिश ना करो, अपने पेन को भी चलाओ, ठीक है ना? कम इतना तो एहसान करो, वैसे हम कम लिखाते हैं, नोट्स तो आपको दे ही रखे, बुक तो आपको दे ही रखी सबको, कॉपी भी दे दे।
सही है। कल को खाना पीना नाश्ता यहीं पे धर्मशाला बना दे, यही काम बचा भाई। नहीं वो तो रख लेंगे सब, वो तो रखेंगे तुमको एग्जाम के टाइम तो रखेंगे तुमको, रात भर यहीं पढ़ाएंगे, रात भर अपन बैठे पूरी रात बैठ के पढ़ेंगे। पास तो अपन करा के रहेंगे तुमको, चाहे तुम फेल होने की सोचो ना। इसका सारा काम अपन ही कर देते। हो गया क्या ईमानदारी से? तो सिंपल क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ओके, टोटल संख्या 11 है। और सबसे पहले अपन बात करें संख्या है सीरियल नंबर अगर अपन लिख लेते हैं, इसमें अपन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 और 11। और यहां पर हम इनकी वैल्यू रख लेते हैं। बताओ सबसे छोटी संख्या कितनी है? आगे कौन सा आएगा अपना? 55। उसके बाद 56, फिर 58, ओके 59, 62 दोबारा क्या? ठीक है, पैसा एक और है। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहला काम प्रथम चतुर्थक का मान निकालना। फॉर्मूला का n प्लस 1/4 तो हो जाएगा 11 प्लस 1/4 करेंगे 12, 12 गया 3 तो आ गया 3। तो यहां पर प्रथम चतुर्थक का मान आ जाएगा तीसरा पद, ये तो हो गया आपका 58। अगर इसी क्वेश्चन में आप लोगों को तीसरा चतुर्थक निकालना तो 3n प्लस 1/4 तो 3 11 प्लस 1 12 36 और 9 तो 9 नवा पद आ जाएगा आपका 64। ये लो आपका तीसरा चतुर्थक। हमें पता है कि इंटर क्वार्टाइल दोनों चतुर्थकों के बीच का अंतर होता है, तो हमें पता है कि कितना है 64। 64 माइनस अगर अपन 58 करेंगे तो कितना आएगा 6। सबका आ रहा है? सबका 6। ओके, तो ये तो था आपकी व्यक्तिगत श्रेणी से संबंधित सारी जानकारी जो मैं दे चुका। ओके, अब बात करेंगे अपन खंडित श्रेणी को लेकर। अच्छा, माध्यिका श्रेणी को कितने भागों में बांटती है? उसके मान कितने होते हैं? ए। चतुर्थक श्रेणी को कितने भागों में बांटता है? 4। मान कितने होते हैं? 3। प्रथम चतुर्थक, दूसरा चतुर्थक, तीसरा। अच्छा, कई बार ऐसा जाए आपसे कि चतुर्थक का सबसे छोटा मान होता है आपका प्रथम चतुर्थक और सबसे बड़ा होता है तृतीयक चतुर्थक, ये धारणा। ओके, अष्टम जो होता है, अष्टम जो होता है श्रेणी को कितने? 8। मान कितने होते हैं? 7, जिसमें आपका ऑक्टल फर्स्ट, ऑक्टल सेकंड। कई बार देखो एक और ध्यान सुना और मजेदार बात सुनना। अच्छा, चतुर्थकों की बात करें तो Q1 आपका छोटा होता है Q2 से और ये छोटा होता है आपका Q3 से। बात सही है गलत है? अरे हाँ या ना? अरे अभी भाई देख लो ना, अंधे हो क्या? यहां देखोगे तो ये कितना है? बड़ा है, ये आपका छोटा है, ये धारणा। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि बताओ कौन सा सत्य कौन सा असत्य, ये धारणा। फिर अगर मानो ऑक्टल की बात करें तो आपका फर्स्ट ऑक्टल का मान छोटा होता है दूसरे ऑक्टल से, दूसरा ऑक्टल छोटा होता है तीसरे ऑक्टल से, चौथा आपका ये होता है, आपका पांचवा आपका ये होता है, छठा आपका ये होता है और ये 7 होता है। 8 होता है क्या? नहीं होता। ओके, तो इसमें सबसे छोटा मान प्रथम ऑक्टल और सबसे बड़ा मान 7वां ऑक्टल होता है, ध्यान रखना। ओके, और ये बीच का जो मान होता है माध्यिका होती है, ये माध्यिका होती है और ये भी माध्यिका होती है। समझ आ रही मेरी बात को? क्लियर सभी को? आपका जो डिसाइल होता है उस श्रेणी को कितने भागों में बांटता है? 10। मान कितने होते हैं? 9। और यहां सतकम आपका 100 और भाग कितने? अच्छा, माध्यिका हमेशा दूसरे चतुर्थक, 10वें डिसाइल और 50वें परसेंटाइल और डिसाइल ऑक्टल 4 की क्या होती है? बराबर होती है। माध्यिका बीच का मान होता है, ध्यान रखना। ओके, तो इसमें छोटा और बड़ा मान बता सकते हो। जैसे अगर आपसे बोले कि परसेंटाइल 60 और परसेंटाइल 70 में बड़ा मान ये होगा, ऐसा होगा, ऐसे होगा, ये मान छोटा होगा और ये मान क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर सभी को यहां तक? और हाँ या ना?
श्योर सभी हो? आगे अब देखो, सांख्यिकीय मापों की बात करते हैं तो प्रथम श्रेणी के माप कौन से कहलाते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, जिसमें अपन मीन मीडियम मोड पढ़ते हैं, जिसमें मेन मीडियम मोड की बात करते हैं। और द्वितीय श्रेणी के मापों में हम करते हैं कौन से? अपकिरण के माप, ओके, जिसमें आपका मीडियम वगैरह मेन डेविएशन जो भी सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दाना प्रथम श्रेणी के माप कौन से होते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, और द्वितीय श्रेणी के माप अपकिरण के माप होते हैं, याद रखना। क्लियर सभी को? अरे हाँ या ना? ओके। अब देखो, अगर अपन को खंडित श्रेणी में इंटर क्वार्टलाइन रेंज निकालना है तो श्रेणी चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे खंडित हो, चाहे सतत हो, फॉर्मूला सबका यही रहेगा कि दोनों चतुर्थकों के बीच का अंतर, बस फर्क यह कि इनको कैलकुलेट करने का तरीका अलग होगा। अब आप याद करो वो दिन जब हम माध्यिका पढ़ रहे थे, और याद करो उस पल को जब माध्यिका पढ़ते समय हम खंडित श्रेणी की बात कर रहे थे। और जब खंडित श्रेणी में माध्यिका पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि पहले सीएफ निकालनी होती है, और ये माध्यिका के परिवार के लोग हैं, ये चतुर्थक, अष्टम, ऑक्टल, ये सब एक ही बिरादरी के, एक ही खानदान के लोग हैं, कोई अलग नहीं है। बस इन सबका एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही बात होती है, सबको निकालने का एक ही तरीका होता है। अगर ऑक्टल निकालना हो तो भाग कितने का? 8 का, और परसेंटाइज निकालनी हो तो 100 का, बस फर्क इतना ही है। और माध्यिका निकालनी हो तो 2 का, बस इतना ही फर्क, और कोई फर्क नहीं। ओके, तो सर्वप्रथम कौन सा प्रथम? सर्वप्रथम श्रेणी की क्या निकालनी है? संचयी बारंबारता। अब आप ये मत करना संचयी बारंबारता निकालना दोबारा सिखा दो, ऐसा मतलब जुलूम मत करना, ऐसा नहीं। आगे तो उसके बाद आपका सूत्र आपका वही लगेगा जो पहले लगाते हैं, आज तक जो लगता है वही सूत्र लगेगा, कोई अलग से नहीं है। और ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है। जैसे कि अपन एक प्रश्न अगर देखें, इसको तो तुम करना, पहले एक प्रश्न मैं कराता हूं। जैसे कि मान लो एक संख्या 10 है, एक संख्या 20 है, एक संख्या 30 है, एक 40 है, एक 50 है, एक 60 है और एक 70 है। तमीज से देख लेना कि ये आपकी तमीज में है क्या, नहीं है तो पहले इनको तमीज से बिठा लेना, पता लगा नहीं तुम बैठ जाओगे तमीज से वहां पे। तो यहां पर ये x की वैल्यू है, यहां पर ये बारंबारता वैल्यू है। मान लो ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 3 है और ये आपका 2 है, ऐसी मान लो बारंबारता आ जाए। अब मान लो पहले सबसे पहला करना है संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। बताओ कितनी आ जाएगी? 3, 3 2 5 और ये 9, ये 14, ये 15, ये 18 और ये 20। तो यहां पर एन भी कितना देगा? 20। ओके, अब सुनिए, हमें पता है कि प्रथम चतुर्थक का मान निकालना, तो सूत्र आपका वही होगा जो थोड़ी देर पहले लगाया था। तो 20 + 1/4, 21, 21/4 को, तो 5 पॉइंट समथिंग समथिंग 2 पाव। अब 5 पॉइंट कहां पर? इसके बाद आ रहा है, अरे इसके बाद आ रहा है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा? 30। तो प्रथम चतुर्थक का मान कितना हो जाएगा? 30। क्लियर सभी को? अरे क्लियर ना? ओके, अगर मैं तीसरा चतुर्थक निकालूं तो फॉर्मूला वही रहेगा 3n + 1 अपॉन आपका 4। तो 3 आ जाएगा, 20 + 1/4 करोगे 63, 63 में अगर 4 करते हो तो 15 पॉइंट आपका 75, सब तो 15.75। तो आप बताओ कहां पर आएगा? यहां पर, तो मान होगा 60। तो तीसरा चतुर्थक कितना आएगा? 60। और इसी क्वेश्चन में इंटर क्वार्टरली रेंज निकालनी हो तो अपन कह सकते हैं 60 - 30, तो 30 आपके सामने आ जाएगा। क्लियर सभी को? और हाँ या ना? ओके, तो ये आपको ध्यान रखना, कौन सी श्रेणी की बात की जा रही है? आपकी खंडित श्रेणी की। कि खंडित श्रेणी में अगर इंटर क्वार्टरली रेंज निकालना तो निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? तो निकाल के दिखाओ दोबारा। हो गया? अरे हो जाएगा, नहीं हो गया क्या? हाँ, एहसान करा हो जाएगा यार, मतलब 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 ऐसा धमकी दे रहा है कि जैसे हो जाएगा काम सर।
हो गया क्या? सबका आ गया? अब देखो, आपको इस क्वेश्चन में इंटर क्वार्टरली रेंज निकालने, तो सबसे पहले देख लो संख्या असेंडिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल ऑर्डर में है। श्रेणी कौन सी है? खंडित है। तो पहले क्या निकालेंगे अपन? सीएफ। सीएफ निकालें तो कितना आएगा? 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 1 21, 1 28 और 1 31। तो यहां पर एन वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 31। ओके, ये तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। इस क्वेश्चन में आपको प्रथम चतुर्थक का मान निकालना, तो n प्लस 1/4 करेंगे तो 31 प्लस 1/4 करेंगे तो 8। तो 8 कहां पर है? 3 के बाद। तो इसका मतलब प्रथम चतुर्थक का मान आ जाएगा आपका 20। ये आ रहा सबका? ओके। तीसरे चतुर्थक का मान निकालोगे 3n प्लस 1/4 करोगे तो 3 हो जाएगा आपका ये। तो ये आ जाएगा n कितना आपका? 31 प्लस 1, मतलब 31 प्लस 1 32। अगर 32 में 4 का कितना आएगा अपना? 24। तो लगभग 24 है। तो 24 कहां पर है? 21 के बाद। तो याद आएगा आपका 70। तो ये Q3 का मान आ जाएगा। इंटर क्वार्टरली रेंज कैसे निकालते हैं? Q3 माइनस आपका Q1। तो 70 माइनस 20 करो तो कितना आएगा अपना? 50। ओके, बताओ क्लियर सभी को? यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे अब सुनो, ये तो हो गई बात अपनी एक। अब मान लो ये प्रश्न आपके सामने, अब इसको करके दिखाओ सब लोग फटाफट। बुक में कोई नहीं देखेगा, पहले आप प्रैक्टिस करो, अपनी रफ कॉपी निकाल के प्रैक्टिस करो कि एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, एवरीथिंग आपका माइंड चारों तरफ से खुला रहना चाहिए। एवरीथिंग। बुक्स को बाद में देखना, पहले सोल्व करो आप अच्छे से इसको। हो गया? देखो, सबसे पहले आप देखिए कि ये जो वेजेस है क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस प्रश्न को हल करने से पहले, आप जानते हो चाहे माध्यिका हो, चाहे चतुर्थक हो, चाहे कोई भी हो, संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है। इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी है? 80 है। पहले 80 लिखना था, उसके बाद आपको 100 लिखना था, फिर आपको 120 लिखना था, फिर आपको 150 लिखना था, फिर आपको 180 लिखना था, 160, फिर आपको 160 लिखना था, फिर आपको 180, फिर आपको 200 लिखना था, यही लिखना था। 250 भी आपको यहां पर करना था। चलो बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ वर्कर मतलब कि फ्रीक्वेंसी, 80 की बारंबारता कितनी है? 3। तो 80 की बारंबारता 3 लिखनी थी। 100 की बारंबारता कितनी है? 10 है, तो 10 लिखनी है। 120 रुपए प्राप्त करने वाले कितने? 5 है। 150 प्राप्त करने वाले 8 है। 160 प्राप्त करने वाले आपके 6 है। 180 प्राप्त करने वाले कितने? 4 है। और 200 प्राप्त करने वाले आपके 7 है। और 250 वाले कितने? आपके 5। ओके, चलो यहां पर आपको संचयी बारंबारता आपको ज्ञात करनी है। चलो ज्ञात करें। तो ये कितना आएगा अपना? 3 हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा, ये आपका 26, ये आपका 32, ये आपका
आपका 36 और ये आपका 43 और ये आपका 48। तो n की वैल्यू जाएगी आपके सामने 48। बात क्लियर? अब तो अपन कर ही सकते हैं। हमें पता है कि प्रथम चतुर्थक जिसे अपन निम्न चतुर्थक कहते हैं, जो श्रेणी का 25% हिस्सा कवर करता है। ओके, ये आपकी एक श्रेणी है। इसको देखो तो ये लगभग ये 25% है, ये 50% और ये 75%, यही एरिया होता अपन जानते ही है। तो आप जानते हो कि यहां पर n+1/4 करते हैं, तो 48 + 1/4 करेंगे तो आपका 12.25 आएगा। 12.25 आपका यहां पर आ रहा, तो इसका मतलब प्रथम चतुर्थक कितना आएगा? 100। तो पहले चतुर्थक का जो मान है वो 100 निकल कर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? यानी कि पहला चतुर्थक जो है वो आपका 100 यहां पर हो जाएगा। अगर अपन तीसरे चतुर्थक की बात करें, 3n+1 अपॉन आपका 4 होता है, तो 3 48 + 1 में अगर बात 4 करें तो 36.75, 36.75 इसका वो यहां पर आ, तो ये आपका जाएगा तीसरा चतुर्थक। तो प्रथम चतुर्थक 100 है, तीसरा चतुर्थक 200, दोनों का अंतर कितना हो गया? 100 का। वो आपका इंटर क्वार्टलाइ रेंज हो जाएगा। और माध्य का निकालना अपन जानते ही है। माध्य का कैसे निकालते हैं? n+1/2 करते हैं, तो 48 + 1/2 करोगे तो आपका 24.5, 24.5 आपका यहां आ रहा, तो माध्य का कितना? 160। क्लियर सभी को? यहां पर 160 आपके सामने आ जाएगी। अब बताओ ये कौन श्रेणी थी आपकी? देखो पहले तो ध्यान सुना, अपने घर वापस आ जाइए। आज भी अपन पढ़ रहे हैं, अपन टॉपिक चल रहा है इंटर क्वार्टलाइ रेंज। ओके, मैंने इसकी थ्योरी भी समझा दी और इसका सूत्र बता दिया कि Q3 - Q1 यानी दोनों चतुर्थकों के बीच का जो अंतर होता है वो आपका इंटर क्वार्टलाइ रेंज होता है। बात ये होती है कि आपको प्रथम चतुर्थक और तीसरे चतुर्थक का मान निकालना आना चाहिए, ये आपको बताना चाहिए। और इसके थ्योरी के सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए और प्रैक्टिकल मैं आपको यहां पर दोनों चतुर्थकों की गणना व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे की जाती है वो समझा दिया, और खंडित श्रेणी में कैसे की जाती है वो भी मैंने आपको बता दी। बताने में कोई ज्यादा नहीं है। अगर आपने माध्यिका को ढंग से पढ़ रखा है तो वही कॉन्सेप्ट वही बातें हैं, बस वहां माध्यिका की कैलकुलेशन करते समय कितने का भाग लगाते थे? 2 का, और चतुर्थकों की गणना करते समय हम 4 का भाग लगाते हैं। बात क्लियर सभी को? यहाँ तक? अरे क्लियर ना? 150 होगा। कौन 50 होगा? कितना रहे? तो ठीक है, माध्य पे बोल दिया को ना, ठीक है। ऑनलाइन लोग ऐसा लेना पड़ता फालतू। आगे ठीक है। तो एक व्यक्तिगत श्रेणी हो गई और एक खंडित श्रेणी हो गई। ओके, यहां तक की बात आपको समझ में आ जाए। तुम लोग क्या आंसरों के पीछे पड़े रहे, तो कॉन्सेप्ट को पकड़ते ही नहीं। आंसर पड़ेगा 3 इडियट्स मूवी को ढंग से 3-4 बार देखो ढंग से, ठीक है। आगे खुद तो इडियट हो आगे। अब देखो आगे, अब यहां पर अपन सतत श्रेणी की बात करते हैं। कौन सा है? सतत श्रेणी। अब सतत श्रेणी किससे कहते हैं ये तो बताने की जरूरत नहीं है। सतत श्रेणी में अपवर्जी क्या होती है, समावेशी क्या होती है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पता रखा कि अपवर्जी किसे कहते हैं और समावेशी किसे कहते हैं, ये भी हमने अच्छे से बता रखी है। ओके, और सतत श्रेणी में इंटर क्वार्टलाइ रेंज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो अपन बात करते हैं। ओके, तरीका कॉन्सेप्ट सेम है। माध्यिका जैसे निकालते वैसे अपन निकालेंगे। देखो आप याद करो वो दिन, माध्यिका का सूत्र होता है L1 + I/f(m - c). बस यहां m की जगह यहां पर Q1 आएगा और Q3 आएगा, बाकी फॉर्मूला वो कब रहेगा। और यहां m निकालते थे n/2 करके, यहां निकालेंगे n/4 करके, यहां 3n/4 करके। डेढ़ बात खत्म। वही तरीका रहेगा, कोई नहीं। वो जो माध्यिका निकालने का तरीका था वही आपके चतुर्थक निकालने का तरीका है। बस माध्यिका के लिए 2 का भाग लगाते थे और चतुर्थक के लिए 4 का भाग। तो ये बताने की आवश्यकता। और सबसे पहले क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। फिर हम उस वर्ग का निर्धारण करेंगे, वो पता पड़ेगा या तो n/4 से या 3n/4 से, कि कौन से वर्ग में माध्यिका का मान होगा। ओके, जैसे कि अपन, हालांकि ध्यान, एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। ध्यान, एग्जाम में अपन कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन पूछेगा केवल थ्योरी का जो मैं बता चुका, लेकिन फिर भी अपने को सीखना सब कुछ है, ठीक है। सीखना सब कुछ है कि अगर आ जाए तो कैसे हल करना है। थ्योरी भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, छोटा हो बड़ा हो, एवरीथिंग आपको सब कुछ सीखना है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट सीखना है। अब मान लो कि ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए और इस प्रश्न को देखने के बाद हमें यह तो पता पड़ ही गया कि यह श्रेणी एक सतत श्रेणी है। अच्छा, सतत श्रेणी में यह अपवर्जीय की समावेशी है? अपवर्जी, क्योंकि अपवर्जी श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें पहले वर्ग की अपर लिमिट दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट के बराबर होती है। ये आपका 10 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 20 है, मतलब कि ये अपवर्जी श्रेणी है। अपवर्जी श्रेणी वो होती है जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को उसी वर्ग में शामिल किया जाता है, सॉरी अगले वर्ग में शामिल किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो किसी विद्यार्थी ने 10 अंक प्राप्त किए होंगे तो 0 से 10 में नहीं, 10 से 20 में आएगा। किसी विद्यार्थी के अगर 30 नंबर होंगे तो 20 से 30 में नहीं, 30 से 40 में होगा। बात के लिए वही बात है कि पहले क्या निकालेंगे? CF, और CF जब आप निकालोगे तो 3 की 3
3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18 और ये 2 और 20, तो n वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 20। बात क्लियर यहां तक सभी को? अरे यहां तक क्लियर ना सभी को? तो ये आपका n आ जाएगा 20। क्लियर सभी को? अब सुनो, अपने को प्रथम चतुर्थक की बात में क्या निकाल के बेटा, क्या क्या पढ़ रहे हो तो? क्या क्या निकाल लिया बताओ, क्या क्या पढ़ रहे हो? खुला तो अच्छा मत देख के रहो, ठीक है? आगे ठीक है, हमेशा कोई भी चीज अगर मान लो बुक ऐसे खुली है तो अपन देखते क्यों है? कहीं पर भी कोई गलत चीज होती है तो अपन देखते, वो गलत है अच्छी बात है, अपन देखते तो अपन गलत है, वो है उसका इंपॉर्टेंट नहीं है। जब अपन कोई भी मूवी गलत बनी है तो वो बनाने वाला तो उसका कर्म था अलग बना दिया, लेकिन अपन देखते हैं ना तो अपनी गलती है। आप कोई भी कभी कभी किसी को ये मत दोष दिया इसने गलत क्यों है, ठीक है ना? वो अपनी गलती होती है, ठीक है ना? ये ध्यान रखो। तो बुक को पहले तो क्या क्या देख रहे थे, पढ़ क्या रहे थे? तो ये समझ आ रहा क्या बोल रहा हूं? कौन श्रेणी है? अरे तो मैम कोई बात नहीं, तो हंसेंगे तो आप ऐसे काम मत करो, वो तो फिर वो बात अब फिर किसी को मैं दूसरे को दोष देते पर अपनी गलती मान लो। आप ऐसे काम करते, सबसे लास्ट वाली श्रेणी कौन सी, मतलब सतत श्रेणी, सतत में कौन सी है? अपवर्जीय सम, अपवर्जीय समावेशी, अपवर्जीय। तो आपकी फ्रेंड का सहायता मतलब खुद बोलो कि अपवर्जीय। तो कोई बात, अपवर्जीय श्रेणी कौन सी होती है? मैम ऐसा नहीं होता, मैं फिर अब ऐसे जवाब मतलब क्या जोड़ते घटा। अपवर्जित श्रेणी कौन सी पूछा? अपवर्जित श्रेणी किससे कहते हैं? अपवर्जित श्रेणी का मतलब क्या होता है ये पूछा है, जिसको अपन इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। इसका मतलब अपवर्जित श्रेणी के लिए दो बातें याद रखा करो, एक तो जिसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट के क्या होती है, बराबर होती है, और दूसरा जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को छोड़ दिया जाता है, नाम है एक्सक्लूसिव। यानी जब इसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को अगर अपन छोड़ देते हैं वो कौन सी कहलाती है? अपवर्जित श्रेणी कहलाती है। क्लियर सभी को? अब सुनो, अब देखो, अब यहां पर अपने को अगर प्रथम चतुर्थक का मान निकालना तो पहले अपन को यह चेक करना है कि प्रथम चतुर्थक का मान श्रेणी के कौन सी भाग में। तो याद आएगा 20/4 करेंगे तो आ जाएगा 5। बताओ 5 कहां पर है? 8 में। इसका मतलब प्रथम चतुर्थक का मान इस वर्ग के अंतर्गत होगा। यही हुआ। क्लियर सभी को? तो यहां पर आपके सामने ही आ जाएगा। अब सुनो, अब फॉर्मूला होता है प्रथम चतुर्थक का, फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस I/F Q1 माइनस C। ओके, बाकी बाकी वही जो माध्यिका में पढ़ते आते अपन। बताओ L1 कितना है? 10। इंटरवल कितने है? 10। ये कितना है? 5। ये कितना है? 5। C की वैल्यू 3। यही पढ़ते अपन माध्यिका में, यही तो पढ़ा था मैंने। अरे हाँ या ना? क्लियर सभी को? आगे अब देखो, आप लोग कई बार हाँ या ना बोलते तो बोला तो समझ आना चाहिए। आप लोग मेरे समझ नहीं आता कि आप लोगों का आप लोग जब यहां तक बैठे हो, यहां तक पहुंचे हो, तो इसका मतलब तो आप भगवान ने थोड़ा दिमाग तो आपको दे के दिया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पैदल होगे बिल्कुल भी, या तो आप अपने दिमाग को यूज नहीं करना पा रहे हो, या ऐसा लगता है कि तुमको खुद को अपने ऊपर ऐसा विश्वास नहीं होगा कि तुम पास हो जाओगे। मैं वैसा लग रहा फील हो रहा है आपके अंदर कॉन्फिडेंस मतलब खत्म बराबर लगता है कई बार तो, कि है ही नहीं कि ठीक है फॉर्म भर दिया हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात, घर तो बैठे ही थे, पहले बैठे अभी बैठे, या तो ऐसा लगता है, या आप सीख नहीं पा रहे। मैं एक बात, पढ़ाई इतनी टिपिकल है ही नहीं। पढ़ाई टिपिकल है कैसे मतलब समझ? पढ़ाई है मतलब क्या टिपिकल? आप बताओ ये कि सर हमें ये टिपिकल लगता है, बताओ एक बार बताओ सर की बोल के बताओ कि सर ये टिपिकल लगता है हमें। और आप लोग इतने एग्जाम पास करके आएंगे, इसका लोग भगवान ने बुद्धि तो दी है, दिमाग नाम की चीज तो आप में होगी ना कहीं ना कहीं। तो फिर आप लोग मतलब कहीं पर भी जितने भी स्टूडेंट में आप हो गए, बाकी और भी हो गए, बताओ दिक्कत क्या है? ये दिक्कत होती है सर, ये प्रॉब्लम होती है। या फिर दिमाग को चलाना नहीं चाहते, या दिमाग चलता नहीं है, या दिमाग को बंद कर रखा है, किसे जाम पड़ा है, सर्दी लगे जम गया। तो ये बताओ कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो बताया करो आप लोग, बोल के आप बोलो तो करो कि यार ये दिक्कत है। और फिर भी अगर मान लो नहीं बोले तो फिर आप लोग कई बार आप लोग उस समय, अच्छा कई बार आप लोग उस समय बोलते हैं जब साला सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर वो गुस्सा आता है कि यार अपना सब कुछ खत्म, अब क्या बताए यार। जिस समय पूछना चाहिए था उस समय पूछे नहीं। कई बार कहते हैं कि जब घर गृहस्थी में कोई लड़ाई होती है किसी के, तो या तो हैंड टू हैंड कोई भी कहते हैं कि जब किसी को कैंसर हो तो उसको पहले स्टेप में समाप्त कर सकते हैं। अब अंतिम स्टेज में पता लगे कि कैंसर है तो फिर खत्म क्या मरेगा साला, एक दो आदमी तो 2-4 मिनट मरना तो मरना ही है। आप लास्ट मोमेंट में अगर बोलते हो तो फिर लास्ट मोमेंट का फिर कोई इलाज नहीं सर, फिर तो वो कहता है कि उस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं, फिर वो खत्म बराबर मरने बराबर है। अभी अपन घर की बात है, अभी 2-3 महीने एग्जाम्स के टाइम है, आराम से भी बोलोगे पता पड़ेगा कि सर ये दिक्कत होती है, इसमें ये प्रॉब्लम्स होती है, ये समझ नहीं आता, या यहाँ दिक्कत होती है, या कई बार तुम पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग कहीं और रहता है। कई तरह की बीमारियां होती है कि फिजिकल अपन यहाँ बैठे हैं, मेंटली कहीं और ही है, मेंटली अपन दिमाग कहीं और लगता है कि ठीक है हमारा किसी हमारा मन नहीं लगता, होता है ऐसा भी कई लोग होते होंगे,
होते हुए घर ही हो फिर आगे। अब सुनो, अच्छा हल तो कर लोगे ना इसको, तो आगे ये कितना कितना का 2 20 4 24, ओके कितना देगा 24, क्लियर सभी को, 24 ने 14, आगे कितना देगा 14, ओके ये आ रहा है 14 आ जाएगा, क्लियर आगे क्लियर। 24 तो आ ही नहीं सकता कि दोनों के बीच में जाएगा, जाएगा कहां, बाहर कैसे जा सकता है। अब सुनिए, अगर इसी प्रकार से मेरे को तीसरा चतुर्थक निकालना हो तो आप जानते हो पहले ये पता करो कि वो कौन से वर्ग में, तो 3n/4 करेंगे, तो 3 इंटू में 20/4 करेंगे तो कितना 60 15 15 कहां पे है 18 में, तो इन मतलब चतुर्थक का मान इन दोनों के बीच में, और हाँ है ना। तो अब जाते हो फॉर्मूला, आपके तीसरे चतुर्थक फॉर्मूला आपका L1 प्लस I/F, क्यों 3 माइनस आपका C, बताओ L1 कितना है L1 कितना है 3, इंटरवल 10, फ्रीक्वेंसी 6, ये कितना आएगा अपना 15, और ये कितना है 12, तो कितना आएगा 3 3 30 और 5 15 35, कितना आएगा 35, ओके। तो प्रथम चतुर्थक 14, तीसरा चतुर्थक 35, तो इंटर क्वार्टाइल है 21, क्लियर सभी को, क्योंकि फॉर्मूला इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करें तो Q3 माइनस आपका Q1, तो रहेगा 35 माइनस आपका 14, तो कितना आएगा आपका 21, तो ये आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा, ओके क्लियर सभी को यहां तक, अरे क्लियर ना सभी को, श्योर सभी को। तो देखो अब सुनो, यहां तक की बात करें, देखो अभी अपना चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 चल रही है, और यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत अपन ने 3 टॉपिक अपन ने पढ़े। हमने पढ़ा विस्तार, जिसे हम परास बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। हमने पढ़ा विस्तार गुणांक, जिसे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कहते हैं, ओके, जो आपका सापेक्ष माप होता है। और हमने पढ़ा अंतर चतुर्थक विस्तार, कौन सा पढ़ा, अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने पढ़ी। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या, ये आपका निरपेक्ष माप है, ये भी निरपेक्ष माप है, ये कौन सा माप है, सापेक्ष माप है। सारी कहानी वो की वही है, वो की वो बात है। आप सभी को पता है कि अपकिरण के जो निरपेक्ष माप होते हैं वो मूल बिंदु से प्रभावित नहीं होते, लेकिन पैमाने से प्रभावित होते, ओके। और अपकिरण के जितने भी सापेक्ष माप होते हैं वो मूल बिंदु से प्रभावित होते हैं, लेकिन पैमाने से प्रभावित नहीं होते। ये कहानी मैं आपको पहले भी सुना चुका, और ये कहानी अगर बात है ये आप दोबारा भी सुना दिया, क्लियर आगे, ठीक है आगे। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, यस या नो, बताओ आगे, ओके क्लियर सभी को जाता है। तो अपन जानते हैं ये आपका विस्तार हो जाएगा, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्तार हो जाएगा, ये इंटर क्वार्टाइल है, यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात अपन करेंगे तो यहां तक आ जाएगा, क्लियर सभी को जाता है, अरे हाँ या ना, पक्का, अच्छी बात मान लेते हैं। चलो आगे। अब एक काम करो, जो आज पढ़ा है ना, पहले आप सरसरी नजरों से, कौन से नजरों से, हाँ मतलब सरसरी नजर, जानते हो कैसी होती नजरें, नहीं जानते फिर हाँ कैसे बोलो, मतलब ऊपर ऊपर की नजरों से देख लो, हाँ ठीक है, ज्यादा अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं, हाँ ज्यादा देखो तो किताबें छेद हो जाएगा बिना लो ज्यादा देखने से किताब जल सकती है ना। कुछ कुछ समझ आ रहा है मैडम, बीकानेर समझ आ रहा है क्या आपको, आ रहा है समझ है, पक्का बढ़िया। मैं आप बीकॉम से बीएससी से हो, बीकॉम में नंबर कैसे थे, अच्छे थे, मैंने पता जैसे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से हो ना आप, वो सबसे फर्जी यूनिवर्सिटी पता आपको मैं ऐसा बुरा मत मानना, मैं बता दूं, मैं एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ, ऑनलाइन रह गया इसलिए मैं सबूत नहीं दे सकता, मैं सबूत दे के मैं कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए सबूत के साथ बात करता हूँ वैसे अपने आप में अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन कुछ दिनों से या कुछ सालों से वो फर्जी बारे में चलती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई नई बात है ही नहीं, तो इसमें क्या बताए स्टूडेंट क्या करे, मजे करे स्टूडेंट्स क्या, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये काम करना चाहिए, हमेशा आदमी को रिजल्ट के लिए नहीं, आदमी को सीखने के लिए पढ़ना चाहिए। कभी कभार हमें ये पता पड़ जाता है कि हम पास तो हो गए लेकिन पढ़ने में मजा नहीं आया, तो अपने को दोबारा एग्जाम देना चाहिए, फिर मजाक समझो, ठीक है अब ठीक है तुम लगा, मैं जब सीएस कर चुका था, सीएस एग्जीक्यूटिव पास कर चुका, सीएस का एग्जाम दोबारा दिया था, क्योंकि बिना पढ़े पास हो गया था, लोग तो पढ़ के पास नहीं होते, तो मैंने दोबारा दिया। आप लोग क्या होता है कि आप लोग कहने का मतलब क्या कि 3 इडियट्स मूवी सर बाद में बनी थी, मैं इसको पहले आप कोई भी चीज पढ़ो ना तो अच्छा पास और फेल तो अलग पहलू है, मान लो खुदा ना खास्ता सपोज करो
किसी की किस्मत इतनी अच्छी है उसके तुक्के भी सही लगे, हो गया पास वो, तो इसका मतलब है वो इंटेलिजेंट है। या हो सकता है कि पड़ोसी को अच्छा मिल गया और टीपने बड़ा माहिर है, मान लो कोई टीपने में माहिर होता खतरनाक है, और ठीक है और पैसा देखा लगा दिया हो गया पास। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो टॉपर है। आपको मैं कई एग्जांपल बता दो राजस्थान के, कितने बताओ राजस्थान में जितने भी आरएस टॉपर बने होंगे इनके वीडियो आप देखते नहीं क्या? आप 2018 का आरएस देख लो, 2021 का आरएस देख लो, अभी नया वाला जो नया टावर आरएस बना भी है, ठीक है, तो हो सकता है इसका कोई वीडियो वायरल नहीं अभी तक। आप इससे पहले जो आरएस टॉपर बनी लड़की उसका वीडियो नहीं देखा, जिसको पता ही नहीं गोगा जी कौन, रामदेव जी कौन, नहीं पता, देखा नहीं वीडियो, ठीक है, टॉपर बन रहे तो कोई अच्छा मैं खुल के बोलता हूं सर, क्यों? क्योंकि मैंने जीता जागता देखा है ना सर। मैं ये नहीं करा सर, देखो सर, हो सकता है कि मेरे को भी सब कुछ नहीं आता, कोई बड़ी बात नहीं, बट कोई बेसिक चीजें तो आनी चाहिए ना। जैसे सपोज करो कि मैं स्टैटिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है, स्टैटिक्स के अंदर मान लो मैं कोई तारीख भूल गया कि यार गॉड प्रायर आके माने स्टैटिक का जन्म कब का नहीं पता, तारीख फैक्ट्स बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट भूल जाए वो तो गलत है ना सर। फैक्ट्स तो कोई बात नहीं, फैक्ट्स तो यार रटे, जब मैं कई बार मैं खुद नहीं कहता क्या भाई मौद्रिक नीति के 6 मेंबर से बदलते रहते हैं, तो मैं याद रखूं या नहीं रखूं कोई बड़ी बात नहीं, जो आदमी बदलता रहे उसको, लेकिन मौद्रिक नीति समिति क्या हो यही भूल जाऊं तो फिर भाई मेरे को पढ़ाने पे धिक्कार होना सर। अगर मेरे से कोई पूछे कि सर मौद्रिक नीति समिति के 3 मेंबर बताओ कौन कौन से, तो मैं कह दूंगा मेरे को नहीं पता, क्योंकि वो बदलते रहते, मैं देख के बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। तुमको सर रेपो रेट क्या है, बोल मेरे को नहीं पता क्योंकि बदलते रहते, देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रेपो रेट किसे कहते हैं अगर यही नहीं बताऊं तो फिर तो धिक्कार है ना। तो एक्चुअल में फैक्ट्स को भूलना कोई, कंटेंट कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखो अपने यार। और आज के समय रास्ता जानते चले ऐसे से पास हो रहे हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, कोई बड़ी बात नहीं सर, कोई बड़ी बात नहीं, अपन खुल के बोलते हैं। और पढ़ाने वाले भी सब ऐसे ही है, अपन बोले किस किस को बोले तो ज्यादा दिक्कत तकलीफ होती है, किसी को तकलीफ होती है तो अपन का कहना गलत है कोई, बट कोई बात नहीं सर, समय बदलेगा, समय धीरे धीरे बदलता रहेगा, अभी अपन धीरे धीरे बदलाव करेंगे। जब एक बच्चा कमेंट करा सर आपको देखकर और कोचिंग वाले फ्री पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, पढ़ाने तो क्या होता है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूं कि अपने को देखकर कोई फीस कम करे तो अपना तो फायदा है, जिस काम के लिए अपन बढ़े थे वो काम हो रहा है बस खत्म, अपन ने तो कोई दूसरा करे, काम तो होना चाहिए भाई। कहीं भाई आज अपने को देखकर कोई दूसरी कोचिंग वाला फ्री पढ़ा तो अच्छी बात है सर, मजे मजे बनाओ, अल्टीमेटली तुम्हारा फायदा होना चाहिए, वो अपने करे। तो ऐसा तो आप इस तरह से काम कीजिए कि आप लोग उस काम को लेकर खुश हो। अब तुम एग्जाम देके पास हो गए लेकिन तुम खुश नजर ही नहीं आ रहे, एक एग्जाम तो वापस दे, तो बाकी कितने एग्जाम। देखो मैम, अगर कभी कभार ऐसे कभी जरूरत पड़ गए, कभी मैं अपने बताऊंगा क्यों, मेरी तुम डिग्रियां देखोगे ना तो आप लोग रॉन्ग टिकट हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि मैं आप लोग कभी मैं दिखा के बताऊंगा जब समझाऊंगा कि ऐसे कि किस तरह से पढ़ा जाता है और किस तरह से पढ़ने का तरीका होता है। मैं आदमी खुश होने के लिए पढ़ना चाहिए लेकिन रिजल्ट के लिए पढ़ना चाहिए। मैम आप सब रिजल्ट के लिए पढ़ते हो, मैं रिजल्ट के लिए आज तक जिंदगी में नहीं पढ़ा। मैं रिजल्ट में जहां मेरे को लगा ना कि यार मेरे को मजा नहीं आया, मैं वो एग्जाम दोबारा दिया मैंने। अब तुमको विश्वास नहीं है तो मैं कभी आपको डिग्री दिखा दूंगा मेरी, देख रहा मैं सब दोबारा दे रहा हूं, मजा नहीं आता, कई बार तुक्के से पास हो गए, मजा नहीं आता। सर पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि जिस रास्ते से गुजरे वो रास्ता साफ हो जाए, थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होना चाहिए, तो ऐसा मजा आप मतलब आप लोग क्या होता है ठीक है पास हो गए ठीक है, लेकिन तुम्हारा दिल खुद कह रहा है कि यार पता नहीं कैसे पास हो गए, तो आपको दोबारा एग्जाम देना चाहिए था। और वो नतीजे आप देख रहे हो, वही नतीजे सारे। तो ये एक्चुअल में आप लोग अच्छा आज के दिन में एमबीए फलाना यूनिवर्सिटी एमबीए करा देती है, वो करा देती है, डिग्री खूब मिलती है, डिग्री तो खूब मिलती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट डिग्री के लिए नहीं, आप नॉलेज के लिए पढ़ो, नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखो। पढ़ते दोस्तों खूब पढ़ते थे, खूब मतलब खूब, जो आप नहीं पढ़ सकते 18-20 घंटे तो तुम नहीं कर सकते, फालतू क्यों परेशान होना। तो हाँ बिना क्यों पूछना। हो गया क्या? हाँ एक मिनट, हाँ बोल भाई दादा। हाँ बोल आगे बोल, एक बार दोबारा बोल, पूरा पूरा क्वेश्चन बोल। नहीं बोले मत तू, पहले तो वहां गया ही क्यों, कहाँ पढ़ाया? बस ये टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक। हाँ हाँ हाँ, ये बाहुल्य का सूत्र है ना, और विषमता मैंने कब पढ़ाया तेरे को? मैं तुम मेरे को ज्ञान मत दे, मेरे को ज्ञान इसका आंसर बी आंसर है, मेरे को पता है ठीक है, तो इतना लोड मत ले, जिंदगी में इतना लोड मत ले। वहां गया क्यों तू, उस तरह से गया क्यों? चलो मैं पड़ोसी के जाने की इच्छा है क्या? मैं तू दूसरे घर में गया कैसे? तो
मतलब आदत खराब है। मस्त रागर, मस्त है, कैसे रागर, मस्त रागर, हाँ ठीक है। लाइफ में लोड मत लिया कर तुम। आगे मैं सिखाऊंगा सर, ये मैं बहुत अच्छा। देख पहली बात तो सुन, पहला पॉइंट नंबर एक, विषमता चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। पॉइंट नंबर एक, स्किमनेस सिलेबस में नहीं होता। फिर भी एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है, उसके पीछे कारण बताऊंगा मैं। क्योंकि स्किमनेस जो होती है वो दो तरह की होती है, एक काल्पनिक की होती है और एक होती है किसकी, बाहुल्य की। ये प्रश्न बाहुल्य के हिसाब से बना हुआ प्रश्न है, जिसको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो अभी क्यों टेंशन ले रहा है, अभी मैं बताऊंगा। पहले तो ये बता कि स्किमनेस क्या होती है, जानता है तू? नहीं जानता, जानता है क्या? गजब इंसान है, गजब बेइज्जती है यार भाई। तो यार भाई आ गए। अब सुन, मैं इसलिए कह रहा हूं सर, विषमता किसे कहते नहीं पता? इधर आ, देख इधर, याद कर वो दिन जब अपन पढ़ा रहे थे ऐसे। देख घंटी, घंटी बनाना जानता है? देख ऐसे बनती घंटी, ये घंटी बजी, बजी ना, इसको बोलते हैं सम्मिश्र श्रेणी। और याद कर, सम्मिश्र श्रेणी घंटी के आकार की, विषमता का अभाव, बोला था ना विषमता का अभाव, स्किमनेस का अभाव। फिर मैं उस समय बोल रहा था कि विषमता आपके सिलेबस में नहीं है। और विषमता का अभाव कब होता है? जब समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों क्या होती है, बराबर होती है। फिर आपकी असम्मिश्र श्रेणी में विषमता होती है, और कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कैसे कैसे? धनात्मक और ऋणात्मक। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऋणात्मक पूछ रहा है। वो क्वेश्चन यहां से बना हुआ है, ठीक है। एक होती है दाईं ओर झुकी हुई, धनात्मक, एक हो बाईं ओर झुकी हुई, ऋणात्मक। आ रही समझ आपसे? देख बेटा अब सुन, अगर मान लो कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हो, समांतर माध्य बड़ा है बहुलक से, बता धनात्मक है ऋणात्मक है? धनात्मक है। इसको होता है धनात्मक विषमता। कौन सी विषमता? धनात्मक। समांतर माध्य छोटा है बहुलक से, बताओ कौन सी विषमता? ऋणात्मक विषमता। दोनों चतुर्थकों का योग अगर बड़ा है माध्यिका से, तो कौन सी विषमता? धनात्मक। और दोनों चतुर्थकों का योग का मान ये इसका इधर है, तो कैसी है? ऋणात्मक। ये बात है जो तेरे पल्ले नहीं पड़ेगी, मस्त रहे फिर, ठीक है। आगे इतना लोड क्यों ले रहा है फालतू? अरे क्वेश्चन क्या तेल लेने, क्वेश्चन पढ़ा। मैं कह रहा हूं इंटर क्वार्टरलाइन रेंज पढ़ लो, वो तो आप पढ़ नहीं रहे। जिस घर में तलाशी करने भेजू ना, ज्यादा उसी घर की तलाशी कर, पड़ोसी की तलाशी जा रहे हो। मतलब अपने आप अक्षय कुमार समझ रहे हो यार। अक्षय कुमार हर मूवी ये करता है कि जहां तलाशी वहां करता है, दूसरे की तलाशी करता है, ठीक है ना। तो 200 घरों में मजा आया कर। आगे अब चल, आप लोग, मैं फिर कर रहा हूं सब, मैं इसलिए मजाक नहीं कर रहा। आप लोग मस्त रह के क्लास में रहा करो, जो कहूं वो पढ़ा करो। अभी मैंने इतना कहा कि इंटर क्वार्टरलाइन रेंज समझ में आया या नहीं, बस इतना, जितना कहूं ना बस उतना ही ध्यान दो। इतना सा एहसान तो कर दो यार कम से कम, ज्यादा एहसान मत किया करो। आप इतना विश्वास रखो सर, इतना विश्वास रखिए आप लोगों को। अगर तुम फेल होंगे ना तो तुम्हारी गलती वजह से फेल होगे, मेरी वजह से एक भी विद्यार्थी फेल होगा, गारंटी। एक भी विद्यार्थी, ये गारंटी, एक भी विद्यार्थी। मेरी किताब से बाहर अगर कोई प्रश्न आ गया तो मत रहो, तुम चुपचाप बैठोगे ना तो मैं भी चुपचाप रहूंगा, और मैं चुपचाप रहूंगा तो फिर सभी चुपचाप रहेंगे। फिर आपको टेंशन क्यों लेना? हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन टिपिकल आ गए, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है। तो एक दो क्वेश्चन अगर इस बुक से बाहर आ गए तो मेरे से भी नहीं होंगे, और जब मेरे से नहीं होंगे ना तो फिर किसी बाप से नहीं होंगे। फिर क्यों टेंशन लेना, फिर क्यों लोड लेना? तो बस मेरा मस्त रहना चाहिए आराम से। अब चलो, अब चलो। अच्छा सुनिए, तीनों टॉपिक कंप्लीट, चौथे को सल्टाते अपन। यह है आपका चतुर्थक विचलन। कौन सा विचलन है? अब मन विचलन नहीं जाना है, चतुर्थक विचलन आपका, इसको बोलते हैं क्वार्टरलाइन डेविएशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सी बात है और बहुत इजी रहता है, ठीक है। देखिए चतुर्थक विचलन अपकिरण का कौन सा माप है? निरपेक्ष माप है, ओके। और निरपेक्ष माप है तो तुलनात्मक अध्ययन होता है नहीं होता? नहीं होता। कोई कंपेरेटिव स्टडी व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करते हैं, ये ध्यान रखना, ओके। चतुर्थक विचलन अंतर चतुर्थ विचलन का आधा होता है। इसका मतलब आप जानते हो कि इंटर क्वार्टरलाइन रेंज निकालते Q3 माइनस Q1 और इसका आधा कर दिया तो ये क्या हो गया? क्वार्टरलाइन डेविएशन, ओके। इसका मतलब अंतर चतुर्थक विचलन का आधा होता है, इसलिए चतुर्थक विचलन को अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार कहते हैं। सेमी इंटर क्वार्टरलाइन रेंज भी कहा जाता है, ओके। आप सभी को पता है कि Q3 माइनस Q1 बटे 2, आप सभी ये किसका फॉर्मूला है? इंटर क्वार्टरलाइन रेंज का। और इसका आधा किया तो क्या बनेगा अपना? चतुर्थक विचलन। अब ये मत करना सर Q3 Q1 निकालना सिखा दो दोबारा, ऐसा गुनाह बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, फिर अति हो जाएगी। हाँ, चतुर्थक विचलन का उपयोग वहां होता है, कहां होता है? एग्जाम में होता है, जहां श्रेणी के मध्य के आधे भाग का अध्ययन करना हो। श्रेणी के मध्य के आधे, देखो Q3 माइनस Q1 श्रेणी का मध्य भाग,
और मध्य भाग का आधा, वहां पर आपको जानते हो, क्योंकि ये सूत्र होता है किसका, क्वार्टाइल डेविएशन का। क्लियर सभी को। फिर अपन जानते हैं कि चतुर्थक विचलन श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता, क्योंकि जब ये आधारित नहीं है तो फिर ये भी कहां से आधारित होगा। अंतर चतुर्थक विस्तार श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता, तो वो नहीं होता तो फिर आधा कहां से होगा। क्लियर बात, ठीक है। जब पूरा ही नहीं होता तो आधा, तो फिर बात ही खत्म है। चतुर्थक विचलन के आधार पर बीजीय विवेचन संभव नहीं होता, क्योंकि जब अंतर चतुर्थक विस्तार के आधार पर बीजीय विवेचन नहीं होता तो यहां पर भी बात आपकी नहीं होगा। क्लियर। अब जा, किसी श्रेणी का प्रथम चतुर्थक कितना है और तीसरा कितना है, 80 है। तो चतुर्थक विचलन का मान पूछा है, तो आप जानते हो क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो 80 माइनस 50 बटे में 2 करोगे तो कितना 15। बताओ समझ में आया नहीं आपको, यस या नो? कर सकते या नहीं कर सकते? तो इसी खुशी में ये करके दिखाओ। कौन हो गया? देखो, प्रथम चतुर्थक 142 है और अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार 18 है। आप जानते हो मतलब कि अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार का मतलब होता है क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 है, ये आपका 18 है। Q3 हमें नहीं पता, ये 142 है बटे में 2 है, इसको सोल्व करेंगे तो Q3 माइनस 142 बराबर 36। तो आप जानते हो Q3 बराबर हो जाएगा 142 प्लस आपका 36 आ जाएगा, तो ये 178 आपके सामने निकल कर आ जाएगा। डेट्स ऑल, बात खत्म। क्लियर? अरे हाँ या ना? ओके। तो इसी बात पर अब ये तो बात, अब देखो एक, चलो ये एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, सुनना ध्यान से। देखो, हालांकि आगे काम आएगा लेकिन अभी सल्टा देते इसको, आगे भी काम आएगा। हमेशा ध्यान, जैसे आपने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़े थे 1 2 3, कितने पढ़े थे? 1 2 3। 1 2 3 वो नहीं है मेन मीडियम मोड, ऐसा नहीं अपन कि माध्य और माध्य का अंतर 1, माध्य का और बहुलक का अंतर 2 और बहुलक का माध्य का 3 होता है। ऐसे इनके बीच में संबंध है। देखो सुनो, अब किरण में एक तो आपका एक दो सबसे एंड में होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एक होता है मीन डेविएशन और एक होता है क्वार्टाइल डेविएशन। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? क्वार्टाइल। ये दोनों पढ़ना भी बाकी है, अभी पढ़े नहीं तो 10,000 लोड मत लेना। ओके, तो ये दोनों पढ़ना बाकी है, अभी अपन ने पढ़े। इनका संबंध होता है 4 5 6। कितना? 4 5 6। ये दाना 4 5 है। इसका मतलब इसका 4 गुणा इसके 5 गुणे के बराबर होता है और इसके 6 गुणे के बराबर होता है। ये धारणा तो ये याद रख लोगे आप लोग कि प्रमाप विचलन, माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन। ओके, प्रमाप विचलन क्या होता है अभी इतना दिमाग मत लगाओ, वो मैं सिखाऊंगा, बस इतना समझो 4 गुना होता है। माध्य विचलन क्या होता है वो भी दिमाग मत लगाओ, वो 5 गुना होता है और चतुर्थक विचलन 6 गुना होता है, याद रखना। और 4 5 6 का होता है। अब बताओ इसके आधार पर मैं सारे सूत्र बना सकता हूं नहीं बना सकता हूं? देखो हमें पता है कि अगर मान लो, अच्छा ये बताओ, मैं इसको ऐसे कह दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का 4 गुना क्वार्टाइल डेविएशन के 6 गुणे के बराबर होता है, तो बात सही है गलत है? अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब चतुर्थक जो विचलन है वो आपका 4/6 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो बात सही है गलत है? 4/6 बोलो या 2/3 बोलो, एक ही बात है। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? अब ये मतलब कि सर इतनी भयानक बातें याद नहीं हो रही, इसमें 4 5 6 का रेशियो याद रखना। फिर अगर मान लो मैं ये कह दूं तुमसे कि मीन डेविएशन का 5 गुना चतुर्थक विचलन के 6 गुणे के बराबर होता है, तो बात सही है गलत है? ओके, तो आप जानते हो कि चतुर्थक विचलन जो है वो आपका 5/6 होता है मीन डेविएशन, तो बात सही है गलत है? बस सही है, तो सारा काम ही सही है। अब देखो माध्य विचलन कितना पूछा है? 60। इसका मतलब माध्य विचलन 60 है और पूछा क्या है? चतुर्थक विचलन। तो चतुर्थक विचलन होता है आपका 5/6 इंटू में 60, तो कितना आएगा अपना? 50। एक बात ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन का मान बड़ा होता है मीन डेविएशन से और ये बड़ा होता है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। ये धारणा, ये संबंध हमेशा याद रहेगा। ओके, संबंध याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई ज्यादा टेंशन मतलब आगे अपन पढ़ेंगे। अभी चैप्टर जब खत्म होगा तो ये चीज आएगी, आपको दोबारा पढ़ेंगे। तो याद रख लो कि 4 5 और 6, 4 गुणा कौन? स्टैंडर्ड डेविएशन। एच डी मत बोलो, तुम्हारा एच डी लग जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रमाप विचलन। 5 गुना कौन सा? माध्य विचलन यानी मेन डेविएशन और 6 गुना कौन सा? चतुर्थक विचलन। यानी कि कहने का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का कितना गुना? 4 गुना। ओके, मेन डेविएशन का कितना? 5 गुना और चतुर्थक कितना? 6 गुना। ये होता है और इनके आधार पर जितने भी फॉर्मूले लगाओ उतना लगा लो आप लोग। ओके, जितने भी फॉर्मूले लगाने की इच्छा हो तो आप लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, खूब सारे फॉर्मूले बना सकते हो।
ओके, अब अगर तुम एग्जाम में ये करके चले गए 2/3 होता है, 3/2 होता है, 4, तो फिर तुम्हारे बटा ही लगता रहेगा, यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी बटा लगेगा, बस इतना 4, 5 और 6 होता है, और इसके आधार पर आपको सूत्र बनाने हैं। ओके, बना लोगे सब लोग? ठीक है, तो ये आपको याद रखना, और याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बार बाहर जाए, बाद में देख लेंगे हम। अब देखो, अच्छा देखो, यहां पर प्रमाव विचलन दे रखा 90, और पूछा क्या है? चतुर्थ विचलन। हमें पता है कि प्रमाव विचलन का कितना गुणा? अरे कितना गुणा? 4 गुणा। वो किसके बराबर? 6 गुणा बराबर होता है। तो अगर ये निकालना हो तो 4/6 इंटू में ये कर सकता हूं, तो 4/6 इंटू में 90, तो 15 चौकू 60, ये लो आंसर आ जाएगा 60। क्लियर सभी को? ओके, अब ठीक है, क्लियर सभी को आता है? अरे क्लियर ना? श्योर सभी को? चलो बहुत अच्छी बात है। आगे अब देखो, चलो इसको सल्टाओ, करो तो क्या होगा इसका? कितना आएगा भाई? याद कि किसी श्रेणी का चतुर्थ विचलन कितना है? चतुर्थ निरपेक्ष है, सापेक्ष है? निरपेक्ष। निरपेक्ष माप मूल बिंदु से प्रभावित होते हैं क्या? नहीं होते। तो नहीं होते, पहले कितना था? 20, और नया भी कितना होगा? 20। कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि निरपेक्ष मापों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या हल करने का लग गया जबरदस्ती? अच्छा, यहां पर किसी श्रेणी का चतुर्थ विचलन कितना है? 20। घटाना, घटाना मतलब मूल बिंदु में परिवर्तन, और मूल बिंदु में परिवर्तन करने से अपकिरण के निरपेक्ष मापों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पहले कितना था? 20, और अभी भी कितना आएगा? 20। कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। चलो अच्छी बात है। अच्छा बताओ, इस पर बताओ, प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? देखो, चतुर्थक विचलन अपकिरण का कौन सा माप है? निरपेक्ष माप। सभी संख्याओं को 2 से गुणा करना, मतलब किसमें परिवर्तन? पैमाने में परिवर्तन। और पैमाने में परिवर्तन करने से अपकिरण के निरपेक्ष माप बदलते हैं नहीं बदलते? बदलते हैं। तो पहले कितना था? 20, अब कितना जाएगा? 40, क्योंकि 2 से गुणा हो जाएगा। ओके, हमें पता है कि किसी श्रेणी का चतुर्थक विचलन कितना है? 20 है। श्रेणी की सभी संख्याओं को 2 से भाग देना। 2 से भाग देने का मतलब किसमें परिवर्तन? पैमाने में परिवर्तन। और पैमाने में परिवर्तन करने से अपकिरण के निरपेक्ष माप बदल जाते हैं। तो पहले कितना था? 20, अब कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि 2 का भाग लग जाएगा। आप ध्यान रखना यहां तक। अब तो ये चीज समझ आ रही सबको? तो ये धारणा कि अपकिरण के जितने भी निरपेक्ष माप होते हैं, कौन से माप होते हैं? निरपेक्ष माप, वो मूल बिंदु से आपके प्रभावित नहीं होते, लेकिन पैमाने से प्रभावित होते। ओके, कौन से माप? निरपेक्ष है सापेक्ष? निरपेक्ष माप। समझ आ रहा है कुछ कुछ? अरे समझ आ रहा है क्या कुछ कुछ? तो इतना पढ़ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पहले इतना पढ़ लो आराम से। अरे कुछ कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, ये अच्छा भाई, ये लड़का सही है। सर ये कैसे पता पड़ेगा कि निरपेक्ष माप कौन सा है, सापेक्ष कौन सा है? ये सही है। ये एग्जाम होने के बाद पता पड़ जाएगा।
एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट खराब आए तो समझ आना कि कौन सा सापेक्ष था कौन सा निरपेक्ष था। मतलब 583 बच्चे सही है, मतलब खतरनाक बालक है। मतलब ऐसे भी लोग हैं अभी। आप डरो मत भाई, तुम्हारे भाई बहन और भी है, तो मतलब डरने की आवश्यकता नहीं है। और भी वही लोग है कि कौन सा माप, मतलब पूरी रामायण होने के बाद पूछा जाता कि कौन क्या था। ये तो ना, जब अपनी बुक का पहले पेज में 2 तरह से तीर लग रहे थे आराम से, सापेक्ष कौन सा निरपेक्ष कौन सा, और उसके बाद ही पूछा जाए कि ये कौन सा था। चलो बढ़िया भाई। नहीं नया ना, एक बच्चा उसको समझा दिया कि राहुल भाई गोजड़ी ओढ़ के सो जा। जरूरी जरूरी है। आप लोगों को इतना, मतलब आप लोगों को ये बात बोलनी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन पूछने के बाद भी तुम एग्जाम देने की हिम्मत रखते हो, ये सलूट है भाई। ये तुम्हारा मतलब आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो उसके बाद भी तुम्हारी एग्जाम देने की हिम्मत होती है, तो इसको समझ कितना भयानक कॉन्फिडेंस है, या कितनी बड़ी गलतफहमी लेके एग्जाम देने जा रहे हो। ये वाला एक बहुत बड़ी बात है कि सही बात है, सरकार फिर भी सरकार घाटे में तो नहीं जाएगी, ऐसे लोग फॉर्म भरते रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सरकार इस तरह के फॉर्म। चलो आगे देखो, सब क्लियर सभी को। आगे भाई आप लोग जब जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उस चैप्टर के 2 तरह के जो माप होते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष, कम से कम वो तो पता रखो। और सीधी सी बात है, जिनके पीछे गुणांक शब्द लगा रहे हैं वो सापेक्ष होते हैं, और जिनके पीछे गुणांक शब्द नहीं है वो निरपेक्ष है। चाहे वो आपका विस्तार हो, चाहे वो अंतर चतुर्थक विस्तार हो, चाहे चतुर्थक विचलन हो, चाहे माध्य विचलन हो, चाहे प्रमाप विचलन हो। अगर विस्तार गुणांक हो तो सापेक्ष है, चतुर्थक विचलन गुणांक हो तो सापेक्ष है, माध्य विचलन गुणांक हो तो सापेक्ष है, प्रमाप विचलन गुणांक हो सापेक्ष है, और वितरण गुणांक हो तो सापेक्ष है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जैसे कि अगला टॉपिक आता है चतुर्थक विचलन गुणांक, तो बताओ सापेक्ष है कि निरपेक्ष है। तो चतुर्थक विचलन गुणांक अपकिरण का कौन सा माप है? सापेक्ष माप है, जिसका माप 2 या 2 से अधिक श्रेणियों के मध्य कंपेयर करने, तुलना करने के लिए काम में किया जाता है। और चतुर्थक विचलन गुणांक निकालने का सीधा तरीका दोनों चतुर्थकों का अंतर बटे दोनों चतुर्थकों का योग। कैसे करोगे? दोनों चतुर्थकों का अंतर बटे दोनों चतुर्थकों का योग, ऐसे याद रखना। ओके, अब दोनों चतुर्थक कौन सा? निम्न और उच्च। निम्न बोले तो Q1 और उच्च बोले तो Q3। निम्न बोले तो 25% और उच्च बोले तो 75%। तो चतुर्थक विचलन गुणांक निकालने का सूत्र था दोनों चतुर्थकों का अंतर बटे दोनों चतुर्थकों का योग। क्लियर सभी को? हमें पता है Q1 निकालना हम जानते हैं, Q3 निकालना हम जानते हैं, सब हमें पता है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता है। जैसे कि किसी श्रेणी का प्रथम चतुर्थक कितना है? 60। ओके, तीसरा चतुर्थक कितना है? 100। तो उस श्रेणी का चतुर्थक विचलन गुणांक निकालना है। तो आप सभी को पता है कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टिलाइट डेविएशन निकालता है दोनों चतुर्थकों का अंतर बटे दोनों चतुर्थकों का योग आ जाएगा। हमें पता है कि 100 माइनस 60 बटे में 100 प्लस 60 करेंगे तो 40 बटे में 160 आ जाएगा। तो 0.25 आपके सामने यहां पर आ जाएगा। बताओ चीज समझ में आई है ना? यस या नो? ओके, क्लियर सभी को? आगे आगे अब देखो, यहां तक क्लियर सभी को? यहां तक की बात आपकी क्लियर सभी को? क्लियर। आगे अगला प्रश्न आपके सामने कहता है कि किसी श्रेणी का चतुर्थक विचलन गुणांक आपका 0.25 है। 0.25 बोले तो 1/4 है, और तृतीयक चतुर्थक का मान 100 है, तो प्रथम चतुर्थक का मान क्या होगा? कर सकते हो नहीं कर सकते? ओके सभी को क्लियर सभी को? अब सुनो, यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टिलाइट डेविएशंस की बात करें तो Q3 माइनस आपका Q1 अपॉन Q3 प्लस आपका Q1 आपके सामने यहां पर आ जाएगा। ओके, तो ये 1/4 है। Q3 का मान हमें पता है 100 है, ये हमें नहीं पता कितना है, ये 100 प्लस आपका Q1 है। तो सोल्व कर सकते हो इससे? तो आप जानेंगे ये हो जाएगा आपका 400 माइनस 4 Q1 बराबर 100 प्लस आपका Q1। तो 400 माइनस आपका 100 हो जाएगा, Q1 प्लस आपका 4 Q1, तो ये 5 Q1 हो जाएगा। ये कितना आएगा? 300। तो Q1 का मानेगा 300 बटे में 5, तो कितना आएगा? 60। तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी आपके सामने 60। क्लियर सभी को? ओके, तो हमें पता है आपका। अच्छा, यहां पर आप जानते हो कि यदि श्रेणी का अंतर चतुर्थक विस्तार कितना है? 20 है, और तीसरा चतुर्थक कितना है? 60 है। तो चतुर्थक विचलन गुणांक की बात अपने को करनी है। हमें पता है कि इंटर क्वार्टिलाइट रेंज कैसे निकालते हैं? Q3 माइनस Q1। करते नहीं करते? अरे हाँ या ना? श्योर सभी को? यहां पर ये कितना दे रखा है? 20। ये कितना है? 60।
तो इस प्रकार से Q1 का मान हो जाएगा 40। अब बताओ Q3 भी और Q1 भी कर सकते हो आगे। तो हमें पता है कि यहां पर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टलाइट डेविएशन निकालना, तो दोनों चतुर्थकों का अंतर बटे दोनों चतुर्थकों का योग आपके सामने आ जाएगा। क्लियर सभी को। तो अपन जानते हैं, अब देखो यहां पर अगर मैं बात करते तो ये आ जाएगा कितना, 60 माइनस 40 बटे में 60 प्लस आपका 40, तो 20 बटे में आपका 100, तो पॉइंट आ जाएगा कितना, 20। पॉइंट 20 आ जाएगा ना, पॉइंट 20 आपके सामने निकल गया। ऐसे आपको याद रखना। क्लियर। जैसे आपसे अच्छा दोनों चतुर्थकों का अंतर कितना है, 20 है। अब दोनों चतुर्थ का योग कितना है, 80। तो चतुर्थ विषम गुणांक निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टलाइट डेविएशन कैसे था कि Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस आपका Q1, मतलब दोनों चतुर्थकों का अंतर 20 है और यहां पर ये 80 है। तो बताओ कितना रहेगा, 1/4 यानी पॉइंट 25। बात से है सभी को। अच्छा कभी कभार ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए और पूछ ले कि प्रथम चतुर्थक का मान कितना है और तीसरे चतुर्थक का मान कितना है, तो हमें पता है कि दोनों चतुर्थकों का अंतर तो है 20, हमें पता है कि दोनों चतुर्थकों का योग कितना है, 80। सॉल्व कर लेगा पर तो ये कट जाएगा, ये 2 क्यों हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। तो Q3 का मान तो कितना आएगा अपना, 50। ओके क्लियर सभी को। अरे हाँ या ना। तो आप जानते हो Q3 50 है, अंतर आपका 20 का है, तो Q1 का मान कितना आएगा, 30। बात खत्म, समझ क्लियर। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। क्लियर कि आपसे पूछ ले यहां पर कि प्रथम चतुर्थक और तीसरे चतुर्थक का मान क्या होगा, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप जानते हो दोनों का अंतर आपका ये है, दोनों का टोटल ये, दोनों ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण आपका 2 हो गया। दोनों समीकरणों को आपस में बिठाकर आप सोल्व भी कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते। अरे हाँ या ना, श्योर सभी लोग। तो अब इसी बात पर इस क्वेश्चन को करके दिखाओ जरा कैसे करते हो। जितना फॉर्मूला बार बार बोलोगे, जितना बार बार बोलोगे, लिखोगे बोलोगे, लिखोगे बोलोगे, आपको हर एक चीज याद हो जाएगी, जाना हर एक चीज। हाँ पक्का। देखो 0.40 का मतलब हो जाएगा, 0.40 का 0.40 से कर लो, क्या दिक्कत है। देखो दो श्रेणी का योग कितना है, 80, अंतर पूछा है। हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टलाइट डेविएशन जो अपकिरण का एक सापेक्ष माप है, इसका सूत्र होता है दोनों चतुर्थकों का अंतर बटे में दोनों चतुर्थकों का योग होता है। ये आपका 0.40 है, अंतर हमें पता नहीं, अंतर हमें निकालना है। योग है आपका कितना, 80। बस सोल्व कर लीजिए। तो Q3 माइनस Q1 तो कितना अपना 32। ओके और हाँ या ना, श्योर सभी लोग। फिर हमें पता है कि आपके सामने हमें पता है कि दोनों चतुर्थकों का अंतर जो है वो आपका कितना है, 32 है, और दोनों चतुर्थकों का जो टोटल है वो आपका 80 है। तो यहां पर निकालेंगे तो ये 2Q3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 112। तो Q3 का मान हो जाएगा आपका 56। तो Q3 कितना देगा, 56। फिर हमें पता है कि Q3 माइनस Q1 बराबर आपका 32 है, जबकि ये आपका 56 है। तो इस प्रकार से अगर निकालेंगे तो 56 माइनस 32 करोगे तो Q1 का मान आएगा 24। कितना जाएगा अपना, 24। डेट्स ऑल। तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो कि Q1 का मान 24 है और Q3 का मान 56 आ जाएगा। क्लियर सभी को। जब अंतर होगा, क्योंकि आपको पता है कि दोनों का अंतर आपके सामने आ गया, योग आ गया, तो आप दोनों का मान भी निकाल सकते हो। निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। और हाँ या ना। फिर उसके बाद आप जो भी फॉर्मूला लगाओ आराम से, कोई इशू नहीं, जितने भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अगर चलो इसको करके दिखाओ। कौन सा आंसर है। किसी श्रेणी का चतुर्थक विचलन गुणांक 0.20 है,
और दोनों चतुर्थकों का योग इतना है। अब देखो सुनो, पहले तो ये देखो कि चतुर्थक विचलन गुणांक, दो चतुर्थक विचलन गुणांक जो अपकिरण का एक सापेक्ष माप है, इसका सूत्र होता है दोनों चतुर्थकों का योग माइनस अपॉन दोनों चतुर्थकों का अंतर योग होता है। ये आपका पॉइंट आपका 20 है और अंतर हमें नहीं पता है, लेकिन योग हमें पता है 60 है। तो हमें पता है कि दोनों श्रेणियों का ये हो जाएगा आपका 12। कितना हो जाएगा? 12। यहां तक क्लियर सभी को? अब आप चेक कर लो। चाहिए चतुर्थक विचलन पूछा है, चतुर्थक विचलन हम निकालते हैं आपका Q3 माइनस आपका Q1 अपॉन में 2। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 12 बटे में 2 करोगे कितना आएगा आपका? 6 आ जाएगा। ये रहा 6। और हाँ या ना? अब इसमें अगर आपसे पूछे कि बताओ प्रथम चतुर्थक कौन है, तीसरा चतुर्थक कौन है, कर सकते हो नहीं कर सकते? करके दिखाओ। बताओ पहले चतुर्थक का मान क्या है, तीसरे चतुर्थक का मान क्या है, वो बताओ। तो देखो आपको पता है, करो फिर करो, लगाओ दिमाग, लगाओ फटाफट यार, दिमाग को दौड़ाओ उन्हें। प्रथम चतुर्थक कितना है? 24। तीर्थक चतुर्थक श्योर? चेक कर लेते हैं। देखो दोनों चतुर्थकों का अंतर, देखो यहां पर इसको हल करें अपन, दोनों चतुर्थकों का अंतर तो है 12, दोनों चतुर्थकों का योग है आपका 60, कट गया Q3, ये आ गया 72, तो Q3 का मान हो जाएगा 36। ओके, तो इसका तीसरा चतुर्थक तो आ जाएगा आपका 36। दोनों चतुर्थकों का जो अंतर है वो आपका 12 है, ये आपका 36 है, ये आपको निकालना है। तो 36 और 12 गया तो कितना बच गया? 24। डेट्स ऑल। बात खत्म। कर सकते हो या नहीं कर सकते? अरे हाँ या ना? अब देखो यहां तक की बात अपनी खत्म है। अब सुनिए, इस यूनिट नंबर अपन 3 की बात करें। कौन सी बात करें? यूनिट नंबर 3 जो आप लोग पढ़ रहे हो। ओके, इसमें आप लोग पढ़ चुके विस्तार। ओके, और इधर पढ़ लिया आपने विस्तार गुणांक। ये कौन सा माप है? सापेक्ष। ये अपन दोनों अच्छे से पढ़ लिए, सारे पॉइंट अपन देख लिए। इधर पढ़ा अपन ने अंतर चतुर्थक विस्तार, अंतर चतुर्थक इंटर क्वार्टलाई रेंज क्या होती है वो हमने देख लिया यहां पर। और यहां पर पढ़ लिया अपने चतुर्थक विचलन। कौन सा विचलन पढ़ा अपने? चतुर्थक विचलन, जिसको हम क्वार्टलाई डेविएशन कहते हैं। और इधर पढ़ा हमने कौन सा? चतुर्थक विचलन गुणांक। कौन सा पढ़ा आपने? चतुर्थक विचलन गुणांक। अगर अपन बात करें, अब बताओ यहां तक की सारी कहानी समझ में आई ना? यस या नो? क्लियर सभी को यहां तक? तो ये अपकिरण के कौन से माप है? निरपेक्ष माप है। और ये अपकिरण कौन से माप है? सापेक्ष माप है। अभी तक मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से, थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हो, हर प्रकार से आपको मैंने समझा दिया। आप सभी लोगों ने इनको अच्छे से पढ़ लिया होगा। आप सभी ने पढ़ने के साथ नोट्स बनाने की किसी को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप सबके पास भी बुक है, जितने भी विद्यार्थी सबके पास बुक होगी। आपको केवल और केवल लेक्चर को सुनना है, समझना है, सुनना है, समझना है और अमल करना है और देखना है कि सही है या गलत है। क्योंकि नोट्स और पीडीएफ बनाने की किसी को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी चीज आप देख पा रहे हो वो सबके सब आपकी बुक में। बुक के अलावा एक भी शब्द आपको यहां पर कुछ नहीं बताया जा रहा, सबके सब पॉइंट्स आपके बुक के अंदर है। तो आराम से बुक के अंदर जो सारे पॉइंट्स रहते हैं, थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, विगत परीक्षा पूछे गए वो सब के सब आपके सामने। बच्चे कह रहे कि अभ्यास बैच को सर वापस से शुरू करो। अभ्यास बैच आपका चलेगा 2 जनवरी से। कब से चलेगा आपका? 2 जनवरी। 2 जनवरी से आपका अभ्यास बैच वापस चलेगा। वापस मतलब तुम्हारे लिए तो नया है, तुमको तो पता ही नहीं हुआ अभ्यास बैच था कौन सा। पहले एक युद्ध हुआ था, वो युद्ध कुछ पल के लिए बंद हो गया था, वो युद्ध वापस से होगा और उस युद्ध की तैयारी होगी वापस से 2 जनवरी से। वो कैसे होगा वो आपको बताया जाएगा। पहले आप 2 जनवरी तक ढंग से पढ़ लीजिए अच्छे से। ओके, ढंग से अच्छे पढ़ लो, क्योंकि 2 जनवरी तक अपन बैच नंबर 6 और बैच नंबर 7 को कंप्लीट करने में लगेंगे कि बैच नंबर 6 और 7 पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए और अच्छे से अपन पूरा कवर कर ले। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर सभी को? यहां तक सारी बातें कंप्लीट। अपन कल की कक्षा में अपन यूनिट नंबर 3 जो है, यूनिट नंबर कल और परसों 2 दिन और चलेगी, यानी कि 19 और 20 तारीख के दिन आपकी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होगी। फिर आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, उसके बाद आपकी अगली यूनिट चलेगी। ध्यान रखना, सबसे बड़ी यूनिट यही है। ये समझ आने के बाद फिर यूनिट इतनी टिपिकल नहीं होती, सब इजी रहती है। ओके, क्लियर सभी को? ओके, बाकी बातें अगली क्लास में। ओके, जा रहा किसी को नहीं क्लास है, ध्यान भी।